हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लिक्विड सॉल्यूशन इन वन शॉट। मतलब हम लिक्विड सॉल्यूशन चैप्टर को कंप्लीटली एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे बेटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लिक्विड सॉल्यूशन चैप्टर। तो इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं लिक्विड सॉल्यूशन। आप देखेंगे स्क्रीन पर लिक्विड सॉल्यूशन। सबसे पहले बात करते हैं सॉल्यूशन की। एक सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन क्या होता है बेटा? एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट का। अब अगर अपन होमोजीनियस मिक्सचर की बात करते हैं तो होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है बेटा? यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होमोजीनिटी या होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर। अगर आप सैंपल ले रहे हैं किसी लिक्विड सॉल्यूशन में तो हर जगह आपको सेम कंपोजिशन मिले तो उसको बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर या यूनिफॉर्म कंपोजिशन। तो एक सॉल्यूशन जो होता है एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है टू और मोर सब्सटेंसेस का। द कंपोनेंट प्रेजेंट इन द लार्ज क्वांटिटी इज कॉल्ड सॉल्वेंट। जनरली जो ज्यादा क्वांटिटी में होता है उसको अपन सॉल्वेंट बोलते हैं। जनरली ऐसा होता है लेकिन ये हमेशा ट्रू नहीं होता है। और जो कम क्वांटिटी में होता है उसको अपन सॉल्यूट बोलते हैं इन जनरल। तो अभी अपन आगे बढ़ रहे हैं, हम टाइप ऑफ सॉल्यूशंस की बात करते हैं। तो टाइप ऑफ सॉल्यूशंस में अगर हम देखें तो डिपेंडिंग अपॉन द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट जो टाइप ऑफ सॉल्यूशंस हैं वो भी बदल जाते हैं। तो अगर मैं बोलता हूँ कि अगर किसी सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट है अगर वो गैस है तो वो कहलाएगा गैसियस सॉल्यूशन। अगर किसी सॉल्यूशन में लिक्विड सॉल्वेंट है तो वो कहलाएगा लिक्विड सॉल्यूशन। अगर किसी सॉल्यूशन में सॉलिड एज ए सॉल्वेंट वर्क कर रहा है तो वो कहलाएगा सॉलिड सॉल्यूशन। तो बेस्ड ऑन द आपका फिजिकल स्टेट ऑफ द सॉल्वेंट हम सॉल्यूशंस को क्लासिफाई करते हैं। तो जैसे इसमें लिखा है ऑल थ्री स्टेट ऑफ मैटर may behave as a either solute or solvent. When a solution is composed only of only two chemical substances it terms as binary solution। जब केवल दो कंपोनेंट होते हैं तो वो कहलाता है बाइनरी सॉल्यूशन। तो depending upon the state of solute and solvent binary solution can be classified as। तो हम बात कर रहे हैं बाइनरी सॉल्यूशन इनके क्लासिफिकेशन की। तो हम ये देख रहे हैं कि बाइनरी सॉल्यूशंस में जैसे हमने बोला कि गैसियस सॉल्यूशंस क्या होते हैं। व्हाट इज गैसियस सॉल्यूशन? तो ऐसे सॉल्यूशन जिसमें गैस जो है वो सॉल्वेंट की तरह काम करती है। तो देखो यहाँ पे तीनों केसेस में हमने गैस को क्या लिया बेटा? सॉल्वेंट। तो एक बार सॉल्यूट हमने गैस ले लिया, दूसरी बार सॉल्यूट अपन ने लिक्विड ले लिया, तीसरी बार सॉल्यूट अपन ने सॉलिड ले लिया। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हम याद रखेंगे। जैसे मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन इज एग्जांपल ऑफ गैस इन गैस। ठीक है। दूसरा अगर अपन एग्जांपल देखें गैस इन सॉरी लिक्विड इन गैस तो उसका एग्जांपल है क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विद नाइट्रोजन गैस। तो क्लोरोफॉर्म जो होता है वो लिक्विड होता है, नाइट्रोजन गैस में अगर वो मिक्स होता है तो दैट विल बी द एग्जांपल ऑफ लिक्विड इन गैस। ठीक है ना। तो तीसरा देखो एग्जांपल देखते हैं कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस। मतलब जिसमें हमने सॉलिड कैम्फर को नाइट्रोजन गैस के अंदर डिसॉल्व किया है। तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ सॉलिड इन गैस। देन लिक्विड सॉल्यूशंस की बात करते हैं। तो जैसे गैस को जब लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं, गैस को लिक्विड में डिसॉल्व किया तो उसका एग्जांपल है ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन वाटर। ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन वाटर। जब लिक्विड को लिक्विड के अंदर डिसॉल्व किया तो उसका एग्जांपल है एथेनॉल डिसॉल्व्ड इन वाटर। सिंपल सा एग्जांपल। तीसरा देखते हैं सॉलिड को लिक्विड के अंदर डिसॉल्व किया, सॉलिड को लिक्विड के अंदर डिसॉल्व किया तो ग्लूकोज डिसॉल्व्ड इन वाटर। तो आप एक एग्जांपल सारे टाइप ऑफ सॉल्यूशंस के याद रख लेंगे। सिमिलरली सॉलिड सॉल्यूशन में जो सॉलिड होता है वो सॉल्वेंट की तरह काम करता है। तो गैस अगर सॉलिड के अंदर डिसॉल्व हो रही है तो उसका एग्जांपल है सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन ऑन पैलेडियम सरफेस। हाइड्रोजन जो है वो पैलेडियम सरफेस के ऊपर नेचुरली एक्यूमुलेट हो जाती है तो वो होमोजीनियस एक्यूमुलेशन होता है। तो इसलिए उसको बोलते हैं अपन सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ गैस। ठीक है। फिर दूसरा आता है लिक्विड इन सॉलिड। लिक्विड इन सॉलिड का एक एग्जांपल है अमलगम ऑफ मर्करी एंड सोडियम। इसमें क्या होता है बेटा? अगर मैं सोडियम की बात करता हूं, है ना, तो सोडियम जो होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है। सोडियम किस फॉर्म में होता है? सॉलिड फॉर्म में होता है।
तो वो मरकरी जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है उसके साथ में मिक्स होता है और एक तरह से अमलगम का फॉर्मेशन होता है। जैसे हम यहाँ पे लिखे हैं Na solid प्लस मरकरी लिक्विड फॉर्म में, तो यहाँ पर बनेगा NaHg अमलगम, NaHg अमलगम बनेगा। तो बेटा अगर अपन इसकी फिजिकल स्टेट देखें तो ये होता है सॉलिड। NaHg अमलगम कैसा होता है? सॉलिड होता है। तो यहाँ पर फिजिकल स्टेट सॉलिड जो है उसके साथ में इसकी मैच, सोडियम के साथ में इसकी फिजिकल स्टेट मैच कर रही है, सोडियम के साथ में इसकी फिजिकल स्टेट मैच कर रही है। तो जिसके साथ में फिजिकल स्टेट मैच करती है वही हमारा सॉल्वेंट भी होता है। तो ये सॉल्वेंट को डिफाइन करने का दूसरा तरीका हो गया। तो ये एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, आप याद रखेंगे कि लिक्विड इन सॉलिड का एग्जांपल हो गया अमलगम ऑफ मरकरी विथ सोडियम, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट आता है सॉलिड इन सॉलिड। तो जितने भी एलॉयज होते हैं वो होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं बेटा, जितने भी एलॉयज होते हैं वो सारे जो है वो सॉलिड इन सॉलिड के एग्जांपल होते हैं। तो ये देखिए कॉपर डिसॉल्व्ड इन गोल्ड, तो ये एलॉय जो होता है एक सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जांपल है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स एंड डेफिनेशंस। जैसे हम बात कर रहे थे मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर होता है when two or more chemically non-reacting substances are mixed, they form mixture। देखो क्या होता है कि जब कोई दो कंपोनेंट्स को मिक्स करते हैं और उनके बीच में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती है तो क्या होता है, मिक्सचर का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है बेटा? मिक्सचर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। तो वो प्योर सब्सटेंस नहीं होता है, मिक्सचर आर नॉट कंसिडर्ड एज ए प्योर सब्सटेंस, ठीक है, ये अलग कैटेगरी होती है। तो फिर इसमें हमने बात करी कि मिक्सचर का एक टाइप होता है होमोजीनियस मिक्सचर। तो हम पहले भी बात करते हैं होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में, जिसमें हम ये बोलते हैं कि यूनिफॉर्म कंपोजिशन होना चाहिए थ्रू आउट द मिक्सचर। फिर सॉल्यूशन जैसे हमने बोला कि होमोजीनियस मिक्सचर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सॉल्वेंट और सॉल्यूट। तो जब हम बात कर रहे हैं जनरली जो ज्यादा क्वांटिटी में होता है वो सॉल्वेंट होता है, लेकिन एक तरीका और है सॉल्वेंट को बताने का। सॉल्यूशन की जो फिजिकल स्टेट है, सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट जिस कंपोनेंट के साथ में मैच करती है वही आपका सॉल्वेंट होता है। जैसे अपन एक एग्जांपल लें यहाँ पर, मान लीजिए मैं लेता हूँ ए और बी का एक बाइनरी मिक्सचर में बनाता हूँ जिससे कि सॉल्यूशन बना। मान लीजिए ए लिक्विड फॉर्म में है और बी गैस फॉर्म में है, ए लिक्विड फॉर्म में है और बी गैस फॉर्म में है। और अगर सॉल्यूशन गैसियस बना है, अगर सॉल्यूशन गैसियस बना है तो सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट बी के साथ में मैच कर रही है, इसका मतलब बी हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। तो ये एक और तरीका होता है सॉल्वेंट को पहचानने का। चलिए आगे चलते हैं अपन। नेक्स्ट अपन बात करते हैं बेटा इसमें कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स की। तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स अपने पास में काफी तरह के डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आते हैं बेटा। तो इसमें हम बात करते हैं पहला मास परसेंटेज। मास परसेंटेज, इसको परसेंटेज वेट बाय वेट भी बोला जाता है। तो इसको एक सिंपल फॉर्मूले से हम डिफाइन कर सकते हैं कि मास ऑफ कंपोनेंट इन सॉल्यूशन। अब मास ऑफ कंपोनेंट आप किस में लेते हैं बेटा, मास ऑफ कंपोनेंट लिया जाएगा ग्राम्स में। मास ऑफ कंपोनेंट किस में लिया जाएगा, ग्राम्स में। और टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन भी ग्राम में लेते हैं। तो ये इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं इस रेशियो को, तो ये हो जाता है मास परसेंटेज। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं अपन, 10% ग्लूकोज इन वाटर। तो यानी ये इसका मतलब है कि अगर मान लो दिया हुआ है 10% वेट बाय वेट एक्वस ग्लूकोज सॉल्यूशन, 10% वेट बाय वेट एक्वस ग्लूकोज सॉल्यूशन। तो सबसे पहले तो ये समझना है कि एक्वस का मतलब क्या होता है। एक्वस का मतलब होता है जब वाटर जो है ना वो सॉल्वेंट की तरह काम करता है तो उसको अपन सॉल्यूशन को बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है 10% वेट बाय वेट एक्वस ग्लूकोज सॉल्यूशन। तो इसको अपन कैसे रीड करेंगे, तो यहाँ पर इसका मीनिंग हो जाएगा कि 10 ग्राम 10 ग्राम ग्लूकोज, 10 ग्राम ग्लूकोज डिसॉल्व्ड इन 90 ग्राम ऑफ वाटर रिजल्टिंग 100 ग्राम सॉल्यूशन। तो इसका मतलब अगर मैं बोलूं कि 10% वेट बाय वेट एक्वस ग्लूकोज सॉल्यूशन है, एक्वस ग्लूकोज सॉल्यूशन है, तो इसके दो पार्ट है, इसके दो पार्ट है। एक तो है 10 ग्राम ग्लूकोज, 10 ग्राम ग्लूकोज है इसमें, और इसमें हम बोलेंगे 90 ग्राम, 90 ग्राम क्या है बेटा, वाटर है, 90 ग्राम वाटर है। तो दोनों को सम करेंगे तो 100 ग्राम सॉल्यूशन का वेट आ गया।
तो इस तरह से अपन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों की वेट निकाल सकते हैं यूजिंग द गिवन इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपने पास में आता है बेटा इसमें परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो सिमिलरली जैसे वेट बाय वेट था, उसी तरह से अपन वेट की जगह यहाँ पर वॉल्यूम ले लेंगे। तो यहाँ लिखा आएगा वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट, और ये यहाँ पर अपन को ml में लेना है। जैसे दो कंपोनेंट है, बाइनरी सॉल्यूशन है, तो एक कंपोनेंट का वॉल्यूम अपन लेंगे ml में, और टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वो भी अपन किस में लेंगे, ml में लेंगे। तो ये ध्यान रखना, जब भी परसेंटेज वाले फॉर्मूले लिखे जाते हैं, तो अगर वेट लिखा जाएगा तो वो हमेशा ग्राम में होगा, और जो वॉल्यूम होगा वो हमेशा ml में लिया जाएगा। ठीक है ना, तो इसको अपन 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर इसको मैं रीड करता, मान लीजिए आपके पास में एक सॉल्यूशन है एथेनॉल इन वाटर, और ऐसे लिखा है बेटा इसमें कि 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एक्वस एथेनॉल सॉल्यूशन C2H5। एथेनॉल को क्या बोलते हैं, C2H5। तो ये आपको सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो इसको कैसे रीड करेंगे, तो जैसे अभी अपन ने बात करी थी, तो इसके दो पार्ट कर लेंगे बेटा। तो इसमें बोलेंगे 10 ml एथेनॉल है, 10 ml एथेनॉल है, और 90 ml 10 ml एथेनॉल है एंड 90 ml कौन है बेटा, वाटर प्रेजेंट है। तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, 100 ml। तो इसका यूज हम आगे किसी क्वेश्चन में कन्वर्जन में कर सकते हैं। आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट तीसरी जो कंसंट्रेशन टर्म आती है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज भी इसी तरह से लिखा जाता है। जैसे इसको अगर अपन डिफाइन करें, तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, तो उसको अपन कैसे लिख सकते हैं बेटा, ध्यान देना कि हम वो लिखेंगे वेट ऑफ कंपोनेंट, weight of component in gram, weight of component in gram divided by volume of solution, divided by volume of solution in ml, volume of solution in ml, और उसको अपन मल्टीप्लाई कर देंगे ml into 100। बस ये आ जाएगा इसके अंदर। ठीक बेटा, तो आगे चलते हैं इसमें। तो नेक्स्ट अपन कंसंट्रेशन टर्म लेते हैं बेटा यहाँ पर, पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन को ppm लिखा जाता है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर हम देखें, तो जो तीनों आपके परसेंटेज वाली कंसंट्रेशन टर्म है, इनका एक रिलेशन हम याद रख सकते हैं। तो को कैसे याद रखेंगे, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम जो होता है, उसको हम लिख सकते हैं, उसको हम लिख सकते हैं बेटा क्या, कि परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वेट इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन की डेंसिटी से हम मल्टीप्लाई करते हैं वेट बाय वेट को, तो हमें वेट बाय वॉल्यूम मिल जाएगा, और दैट विल बी इक्वल टू परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। लेकिन इस बार मल्टीप्लाई करना है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूट से, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूट से। और ये ध्यान रखना, डेंसिटी अब यहाँ पर अपन लेंगे, यूनिट क्या लेंगे बेटा, ग्राम पर ml। डेंसिटी की यूनिट क्या लेंगे, ग्राम पर ml। तो ये रिलेशन आप याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट रिलेशन है, कन्वर्जन करने में हेल्प करता है। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म की पे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट है पार्ट्स पर मिलियन। तो जैसा अपन ने परसेंटेज वेट बाय वेट पढ़ा था, सिमिलरली यही जो है परसेंटेज वेट बाय वेट जैसा ही कॉन्सेंट्रेशन टर्म है। इसमें बस डिफरेंस ये आ जाता है कि जहां पर 10 टू पावर 2 था वेट बाय वेट में, उसकी जगह अपन 10 टू पावर 6 लिख देते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर हम ऐसा लिख सकते हैं कि वेट ऑफ कंपोनेंट 1 डिवाइडेड बाय वेट टोटल इनटू 10 टू पावर 2। तो ये तो है परसेंटेज वेट बाय वेट, अगर मैं ऐसे लिखता हूं, और यहाँ पे 2 की जगह 6 कर दूंगा तो मैं हो जाएगा ppm। तो इसका मतलब दोनों में एक रिलेशन है। अब वो रिलेशन क्या है बेटा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ppm इज इक्वल टू, ppm इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वेट इंटू 10 टू पावर 4। तो इस तरह से अपन रिलेशन निकाल सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। तो जैसे यहाँ पर हमने लिखा वेट बाय, ठीक है बेटा, तो आगे बढ़ते हैं बेटा।
इसमें तो पीपीएम में यहाँ पर क्या है, देखो एग्जांपल लेते हैं अपन आगे, फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं मोलैरिटी की। तो मोलैरिटी देखते हैं बेटा। तो मोलैरिटी क्या होता है, मोल फ्रैक्शंस। हम नेक्स्ट बात करते हैं बेटा मोल फ्रैक्शन के बारे में। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, तो मोल फ्रैक्शन होता है टोटल मोल्स, मतलब इसमें होता है मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। तो ये होता है आपका मोल फ्रैक्शन। व्हाट इज मोल फ्रैक्शन? मोल फ्रैक्शन होता है कि मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। तो ये होता है आपका मोल फ्रैक्शन। ठीक है बेटा। तो यहाँ पर अगर अपन दो कंपोनेंट ले रहे हैं, जैसे बाइनरी सॉल्यूशन में होता है, तो अगर एक कंपोनेंट के मोल्स A है और टोटल मोल्स आपके Na प्लस Nb है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A क्या हो जाएगा, Na डिवाइड बाय Na प्लस Nb। तो इस तरह से अपन बोल सकते हैं यहाँ पर। तो इसको अपन या तो काय से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर x से बताते हैं। मोल फ्रैक्शन का सिंबल हम क्या यूज लेंगे, x ले सकते हैं, कैपिटल X ले सकते हैं। तो इसी तरह से अगर आप देखें तो सम ऑफ मोल फ्रैक्शन जो होगा वो हमेशा 1 के बराबर होगा। सम ऑफ मोल फ्रैक्शन किसके बराबर होगा बेटा, 1 के बराबर होगा। एक और रिलेशन हम यहाँ पे याद रख सकते हैं कि जो मोल फ्रैक्शंस होते हैं उनका रेशियो मोल्स के रेशियो के बराबर होता है। मोल फ्रैक्शन का रेशियो मोल्स के रेशियो के बराबर होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट अपन कॉन्सेंट्रेशन टर्म पे आते हैं, दैट इज कॉल्ड मोलैरिटी। अब मोलैरिटी क्या होता है, मोलैरिटी एक सिंपल डेफिनेशन अगर अपन देखें तो मोलैरिटी जो है वो मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यानी 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने मोल्स प्रेजेंट हैं उसको अपन उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर अपन देखें तो इसको अपन एक और तरीके से लिख सकते हैं बेटा कि मोलैरिटी कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड एज, molarity can also be represented as number of millimoles। क्या लिखेंगे, number of millimoles, number of millimole divided by volume of solution, volume of solution in ml, volume of solution in ml। तो ये भी लिखा जा सकता है। अगर आप मोल्स को मिलीमोल्स के टर्म्स में लिखते हैं तो वॉल्यूम को ml की टर्म्स में लिखा जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पर मोलैरिटी की। तो मोलैलिटी जो होता है, मोलैलिटी को कैसे डिफाइन करते हैं बेटा, तो मोलैलिटी होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ये क्या होता है बेटा, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो ये होता है मोलैलिटी। मोलैलिटी का सिंबल होता है बेटा स्मॉल m। मोलैलिटी का सिंबल क्या होता है, स्मॉल m। तो ये अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, बस ये ध्यान रखना मोलैलिटी यूज में लेते समय सॉल्वेंट का वेट आता है। किसका वेट आता है बेटा, सॉल्वेंट का वेट आता है। यहाँ पर सॉल्यूशन का वेट नहीं लेंगे, और सॉल्वेंट का वेट भी किस में लेंगे अपन, सॉल्वेंट का वेट भी किस में लेंगे, केजी में लेंगे। ओके बेटा। तो अगर अपन यूनिट की बात करें तो जैसे सिंपल समझ में आ रहा है मोल पर केजी या एम, या फिर अगर अपन यहाँ पर बात करें तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मोलैरिटी की, ये हो जाएगी मोल पर लीटर। क्या हो जाएगी बेटा, मोल पर लीटर। या फिर इसको अपन बोल सकते हैं मिलीमोल पर एमएल, एक ही बात है। मोल पर लीटर बोल दीजिए या फिर मिलीमोल पर एमएल बोल दीजिए, एक ही बात है। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर अपन देखो, एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर मुझे रीड करना है तो मुझे ये कैसे रीड करते हैं। जैसे मान लीजिए एक सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलल है। अब देखो 1 स्मॉल m लिखा है तो मैं इसको रीड करूंगा 1 मोलल। क्या रीड करूंगा बेटा, 1 m लिखा है तो मैं इसको रीड करूंगा 1 मोलल। और अगर 1 कैपिटल M लिखा है, 1 कैपिटल M लिखा है तो मैं इसको रीड करूंगा 1 मोलर। क्या रीड करूंगा बेटा, 1 मोलर। तो दोनों में फर्क होता है। इसको रीड करते हैं मोलल स्मॉल m को, कैपिटल M को रीड करते हैं मोलर। ओके बेटा। आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर अगर मान लीजिए लिखा है 1 मोलल सॉल्यूशन, 1 मोलल सॉल्यूशन और KCl का दिया हुआ है, तो इसको अपन कैसे रीड करेंगे कि 1 मोल KCl, 1 मोल KCl प्रेजेंट है 1 kg वाटर में,
1 kg वाटर में 1 मोल KCl प्रेजेंट है। सिमिलरली अगर लिखा होता 1 m KCl सॉल्यूशन और एक्वस लिखा होता, अगर क्या लिखा होता, एक्वस लिखा होता, तो हम इसको कैसे रीड करते हैं? हम बोलते हैं कि 1 मोल KCl, 1 मोल KCl प्रेजेंट इन 1 मोल KCl प्रेजेंट इन, क्या बोलेंगे इसको, 1 मोल KCl प्रेजेंट इन 1 लीटर 1 लीटर सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्यूशन। तो इससे रीड करने से हमको काफी न्यूमेरिकल्स में हेल्प मिलती है। आगे बढ़ते हैं। तो एनसीईआरटी से जो आपका लिक्विड सॉल्यूशन चैप्टर है उससे कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस हमने निकाली हैं और वो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होती है जब अपन ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते हैं या फिर इस तरह के वन लाइनर क्वेश्चन के आंसर देते हैं। तो जैसे अगर अपन बात करें तो एक जो लाइन लिखी हुई है कि एट 1 ppm, एट 1 ppm, ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म हम क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि डेली लाइफ में हमें इसका कोई यूज समझ में आए। तो यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि एट 1 ppm फ्लोराइड प्रिवेंट्स टूथ डिके, टूथ डिके, while 1.5 ppm, 1.5 ppm it causes mottling यानी chalky patches of the teeth, मतलब दांत खराब होने लग जाते हैं 1.5 ppm ऑफ फ्लोराइड पर। लेकिन अगर 1 ppm है तो वो हमारे टूथ डिके यानी टूथ दांतों के खराब होने से उसको रोकता है। तो एक हम उनको बैलेंस बना के चलना होता है, बहुत कम फ्लोराइड भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज्यादा फ्लोराइड भी नहीं होना चाहिए, एक लिमिट या रेंज हमको पता होनी चाहिए। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं हाई कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ फ्लोराइड्स। हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड आयन कैन बी पॉइजनस, फॉर एग्जांपल NaF, NaF यूज्ड एज ए रैट पॉइजन। तो ये भी एक इंफॉर्मेशन है कि हाई कॉन्सेंट्रेशन जो है फ्लोराइड की वो पॉइजनस भी हो सकती है। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल केमिकल एप्लीकेशन, मास परसेंटेज कॉमनली यूज्ड, ठीक है ना, टू डिस्क्राइब द कॉन्सेंट्रेशन टर्म। अब यहाँ पर अपन क्या बोल रहे हैं कि जब अपन बात करते हैं इंडस्ट्रियल केमिकल एप्लीकेशंस की तो उसमें मास परसेंटेज जो होता है वो काफी कॉमन कॉन्सेंट्रेशन टर्म है बेटा। फिर फॉर एग्जांपल कॉमर्शियल ब्लीचिंग सॉल्यूशन, कॉमर्शियल ब्लीचिंग सॉल्यूशन कंटेन्स 3.62 वेट बाय वेट, 3.62 परसेंटेज वेट बाय वेट सोडियम हाइपोक्लोराइड इन वाटर। तो यहाँ पर ये नंबर, ये परसेंटेज आपको याद होना चाहिए क्योंकि ये एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। तो जब एनसीईआरटी में कोई चीज मेंशन होती है तो वो एक तरह से हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो इंफॉर्मेशन वो पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है ना। तो ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट है यूनिट कॉमनली यूज्ड इन मेडिकल एंड फार्मेसीज, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम का यूज कहाँ करते हैं बेटा? फार्मेसी या फिर मेडिसिन में करते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं जो सी वाटर कंटेन्स डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन अबाउट 5.8 ppm, ये भी एक इंफॉर्मेशन है जो कि अपन को याद होनी चाहिए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि 35% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, 35% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल, इथाइलिन ग्लाइकॉल का 35% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एक एंटी फ्रीज एजेंट होता है। ये क्या होता है बेटा? इथाइलिन ग्लाइकॉल एंटी फ्रीज एजेंट होता है, ठीक है ना। मतलब ये फ्रीजिंग पॉइंट को, वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को बहुत ज्यादा रिड्यूस कर देता है, तो इसको बोलते हैं एंटी फ्रीज एजेंट। तो इज यूज्ड इन कार फॉर कूलिंग द इंजन, ये इंजन को कूल करने के भी काम आता है और एंटी फ्रीज की तरह भी काम आता है। विच लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर माइनस 17.6 डिग्री सेल्सियस। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन है जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ पर ये हाईलाइट करके अपन इसको लिख लेंगे अच्छे से, तो ये इंफॉर्मेशन अपन को याद होनी चाहिए। आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि नोट पॉइंट क्या है। एक नोट पॉइंट यहाँ पे देखते हैं बेटा, क्वेश्चन ये नोट पॉइंट क्या लिखा है कि मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोलैलिटी इज प्रिफर्ड ओवर मोलैरिटी, यानी स्मॉल एम, मोलैलिटी मतलब स्मॉल एम, मोलैरिटी मतलब कैपिटल एम, बिकॉज इट डज नॉट चेंजेस विथ टेम्परेचर। मतलब जब भी कभी टेम्परेचर का यूज होगा, जब भी टेम्परेचर से रिलेटेड कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हमको कैलकुलेट करनी होगी, यानी जब टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है, तब हम मोलैलिटी स्मॉल एम को प्रेफर करेंगे इंस्टेड ऑफ मोलैरिटी, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, दिस हैपेंस बिकॉज द वॉल्यूम डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर बट मास डज नॉट। मतलब जो वॉल्यूम होता है
वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। जैसे वॉल्यूम टेम्परेचर बढ़ने पर बढ़ने लग जाता है, टेम्परेचर कम होने पर कम होने लग जाता है, श्रिंक हो जाता है सॉल्यूशन। तो इससे कॉन्सेंट्रेशन पे भी फर्क पड़ता है, क्योंकि जब अपन कॉन्सेंट्रेशन की बात करते हैं, तो जब अपन मोलैरिटी की बात करते हैं, तो जो वॉल्यूम हम लेते हैं वो वॉल्यूम लेते हैं अपन लिक्विड का। तो अगर मान लीजिए श्रिंक हो रहा है कोई लिक्विड, तो उस समय कुछ वॉल्यूम जो है ना वो सॉलिड में कन्वर्ट हो सकता है, तो लिक्विड का अमाउंट कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो इससे कॉन्सेंट्रेशन टर्म अफेक्ट होती है, तो उसमें हम क्या करते हैं, मोलैलिटी का यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ मोलैरिटी। आगे बढ़ते हैं, तो इसमें क्या है बेटा, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम देख रहे हैं बेटा, जो बेसिक क्वेश्चंस हैं जो हमको आने चाहिए। तो अपन कुछ क्वेश्चंस देखते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। तो क्वेश्चन है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन। अब देखो क्वेश्चन पढ़ेंगे अपन, मोल फ्रैक्शन आपको कैलकुलेट करना है ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल। इथाइलिन ग्लाइकॉल का मोल फ्रैक्शन मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल बाय मास। मतलब आपको एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म दी हुई है और उस कॉन्सेंट्रेशन टर्म को दूसरी कॉन्सेंट्रेशन टर्म में कन्वर्ट करना है, यानी आपको परसेंटेज वेट बाय वेट दिया हुआ है और उसको मोल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, तो देखो सबसे पहले हम इस कॉन्सेंट्रेशन टर्म को रीड करेंगे। तो जैसे हम जानते हैं, हमने पहले भी सीखा है कि जैसे 20% ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल मींस 20 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकॉल प्रेजेंट इन 80 ग्राम वाटर, क्योंकि टोटल सॉल्यूशन कितना था, 100 ग्राम था, उसमें से 20 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकॉल, तो बचा कितना, 80 ग्राम, तो वो वाटर के लिए यूज हो जाएगा, ठीक है ना। तो तो यहाँ पर एक चीज मिसिंग है, जैसे सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल एक्वस में लिखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सॉल्वेंट के बारे में जब तक पता नहीं होगा तब तक आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर अपन को एक्वस भी ऐड कर लेना चाहिए। तो फिर अपन यहाँ पर तभी अपन वाटर बोल पाएंगे कि वाटर सॉल्वेंट है। फिर अगर अपन देखो मास मिल गया आपको इथाइलिन ग्लाइकॉल का, मास मिल गया आपको वाटर का, तो हम दोनों का मोलर मास निकाल लेंगे, दोनों की हेल्प से दोनों के मोल्स निकाल लेंगे। दोनों के क्या निकाल लेंगे बेटा, दोनों के मोल्स निकाल लेंगे। तो अगर अपन इसके मोल्स निकालेंगे, तो मोल्स के लिए अपन को चाहिए मोलर मास। मोल्स के लिए क्या चाहिए बेटा, मोलर मास चाहिए। तो यहाँ अगर अपन देखें, तो इथाइलिन ग्लाइकॉल का मोलर मास कितना आएगा, इथाइलिन ग्लाइकॉल का मोलर मास आता है 62। कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, तो इसका मोलर मास अपन कितना ले लेंगे, 62 ले लेंगे बेटा। कितना ले लेंगे, 62 ले लेंगे। नेक्स्ट मोल्स इथाइलिन ग्लाइकॉल के कितने हो जाएंगे, 20 डिवाइडेड बाय 62, कितने हो जाएंगे बेटा, 20 डिवाइडेड बाय 62। तो ये मोल्स आ गए अपने पास में। सिमिलरली मोल्स ऑफ वाटर निकाल सकते हैं अपन, मोल्स ऑफ वाटर 80 डिवाइडेड बाय 18, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, तो ये आ जाएंगे 4.44 मोल्स। तो यहाँ से मोल फ्रैक्शन हम निकाल सकते हैं। तो मोल फ्रैक्शन अपन को क्या फॉर्मूला होता है, मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल मोल्स। तो ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म मोल फ्रैक्शन हम आराम से निकाल पाएंगे, मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल मोल्स करके। इसी तरह से मोल्स ऑफ वाटर निकाल सकते हैं। तो मोल्स ऑफ वाटर हम इस तरह से भी निकाल सकते थे, बाकी दूसरा तरीका भी है जिसमें हम बोल सकते हैं कि मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, हमेशा सम किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। तो यहाँ से मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर विल बी इक्वल टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल। तो इस तरह से भी अपन क्या निकाल सकते हैं बेटा, इस तरह से भी अपन मोल फ्रैक्शंस निकाल सकते हैं। सेकंड मेथड है, ऐसा अपन यूज ले सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम करते हैं बेटा इसी तरह से कंसंट्रेशन टर्म का। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है एक बार देखते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है अ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे, सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर, सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर लेबल्ड एज 10%
बाय वेट, यानी ये आपको दिया हुआ है 10% वेट बाय वेट, 10% वेट बाय वेट दिया हुआ है। व्हाट वुड बी द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, मोलैलिटी सॉल्यूशन की मोलैलिटी यानी स्मॉल m आपको निकालना है। व्हाट इज द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलर मास ऑफ ग्लूकोज आपको दिया है, अगर नहीं भी देता तो हमें पता होना चाहिए ग्लूकोज का मोलर मास 180 होता है, ये हमें याद होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आपसे मोलैलिटी पूछी है और परसेंटेज वेट बाय वेट दिया हुआ है, तो हम परसेंटेज वेट बाय वेट का को एनालिसिस करेंगे और उससे अपन इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करेंगे और हम सोचेंगे फॉर्मूला मोलैलिटी का और उसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। तो बेटा अगर अपन देखें यहाँ पर 10% वेट बाय वेट लिखा है, तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, एक बार दोबारा देखते हैं। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि 10 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट है बेटा, 10 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट है और 90 ग्राम वाटर प्रेजेंट है। तो अगर अपन मोलैलिटी के फॉर्मूले को देखें, मोलैलिटी के फॉर्मूले को देखें तो मोलैलिटी में मोल्स ऑफ सॉल्यूट आता है। सॉल्यूट कौन है यहाँ पर, सॉल्यूट कौन है बेटा, ग्लूकोज। ग्लूकोज एक सॉल्यूट की तरह काम कर रहा है, तो यहाँ पर मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हो जाएंगे, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास कितना है इसका 180, तो ये मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो गए। अब इसको अपन डिवाइड करेंगे वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी से, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी से डिवाइड करेंगे। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी कितना है बेटा, अगर अपन देखें तो ये हो जाएगा 90 ग्राम, 90 ग्राम में बेटा, तो इसको अपन केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो ये आपका जो भी आंसर आएगा इसका, दैट विल बी द फाइनल आंसर ऑफ मोलैलिटी। तो इसको देखो अपन यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है अपन ने, तो यहाँ पर देखो 10 डिवाइडेड बाय 180, 90 डिवाइडेड बाय 1000, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 0.61 मोल पर केजी या फिर 0.61 मोलल, 0.61 मोलल। कि बेटा तो इजी सा क्वेश्चन था जिसमें अपन को फिर से एक कंसंट्रेशन टर्म को दूसरी कंसंट्रेशन टर्म में कन्वर्ट करना था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अपन एक क्वेश्चन और लेते हैं, कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ 2.5 ग्राम, मोलैलिटी ऑफ 2.5 ग्राम इथेनोइक एसिड इन 75 ग्राम बेंजीन। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, देखो 2.5 ग्राम इथेनोइक एसिड है, तो इसका मतलब आपको मास दिया हुआ है इथेनोइक एसिड का, और दूसरा आपको बेंजीन जो आपका सॉल्वेंट है, बेंजीन आपका क्या है बेटा, सॉल्वेंट है, तो उसका भी मास आपको दिया है। तो सिमिलरली जैसे इस प्रकार अपन ने पिछला क्वेश्चन किया था जिसमें अपन ने क्या किया था कि फॉर्मूले में वेट ऑफ इथेनोइक एसिड सॉल्यूट के मोल्स निकाले थे, इथेनोइक एसिड के मोल्स निकाले थे। तो मोल्स कितने आ जाएंगे 2.5 डिवाइडेड बाय मोलर मास, तो मोलर मास ऑफ इथेनोइक एसिड कितना है 60 ग्राम, 60 ग्राम। तो हम क्या सिंपल क्या कर लेंगे यहाँ पर, सिंपल क्या हो जाएगा बेटा 2.5 डिवाइडेड बाय 60, ये तो हो गए बेटा मोल्स। अब मोल्स को अपन डिवाइड करेंगे वेट ऑफ सॉल्वेंट से, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है, वेट ऑफ सॉल्वेंट की बात करें तो वो केजी में कितना है 75 डिवाइडेड बाय 1000। तो इस पूरे पार्ट को अपन सॉल्व करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। बस यही है, अपन को एक बार सही फॉर्मेट में वैल्यूज को पुट करना है, आंसर अपने आप आता है। कैलकुलेशंस वाला पार्ट है, कैलकुलेशंस को अपन सॉल्व कर सकते हैं तो अपना सीधा आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कैलकुलेट मोलैरिटी। अब की बार इन्होंने मोलैरिटी पूछा है, तो मोलैरिटी को अपन सिंबल कैसे बताते हैं, बताओ मोलैरिटी को कैसे बताएंगे बेटा, मोलैरिटी का सिंबल क्या होता है, मोलैरिटी का सिंबल होता है कैपिटल M। तो मोलैरिटी आपसे पूछी है और आपको दिया हुआ है 9.8 परसेंटेज वेट बाय वेट सॉल्यूशन ऑफ H2SO4, H2SO4 का कॉन्सेंट्रेशन आपको दी हुई है वेट बाय वेट में, ठीक है ना। और इफ द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन आपको 1.02 ग्राम पर ml दी हुई है, डेंसिटी कितनी दी है 1.02 ग्राम पर ml दी हुई है, मोलर मास भी आपको दिया हुआ है इन्होंने। तो अब आप इसमें क्या करेंगे, मोलैरिटी को कैलकुलेट करेंगे यूजिंग परसेंटेज वेट बाय वेट। तो इसका एक अपना कन्वेंशनल तरीका भी है, एक इसका अपना कन्वेंशनल तरीका भी है जिसमें हम क्या करेंगे,
परसेंटेज वेट बाय वेट को कन्वर्ट करेंगे, लेकिन हम एक काम करते हैं, इसका थोड़ा सा शॉर्टकट तरीका ढूंढने की कोशिश करते हैं। क्यों हम शॉर्टकट पे जा रहे हैं बेटा? शॉर्टकट भी ऐसा नहीं है, शॉर्टकट भी हमने डिराइव किया है, लेकिन हम उसको यूज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ऐसा हमारा टाइम बचेगा। ठीक है बेटा, तो हम सीधा एक अपन फॉर्मूले पे आ जाते हैं। तो एक सिंपल सा एक रिलेशन हम चाहे तो याद रख सकते हैं। अब वो रिलेशन क्या है बेटा? अगर अपन देखें बेटा इधर, तो रिलेशन अगर अपन देखें तो वो होता है कि परसेंटेज मोलैरिटी कैपिटल एम, मोलैरिटी मीन्स कैपिटल एम। तो ये जो कैपिटल एम है इसको अपन बोल सकते हैं कि परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम डिवाइडेड बाय परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 10, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 10। तो ये एक फॉर्मूला होता है मोलैलिटी और परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम का। और दूसरा रिलेशन हमने पहले भी सीखा है कि परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम को हम परसेंटेज वेट बाय वेट की टर्म्स में क्या लिख सकते हैं? तो हम ये बोल देंगे कि परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू परसेंटेज वेट बाय वेट इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो ये की रिलेशन हम याद रख सकते हैं। तो अब जैसे आपको यहाँ पर वेट बाय वॉल्यूम नहीं दिया है क्वेश्चन में, आपको वेट बाय वेट दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इस वेट बाय वॉल्यूम को वेट बाय वेट इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन की टर्म्स में लिख देंगे। तो सीधा वन लाइनर क्वेश्चन बन गया ये। तो यहाँ पर हम बोलेंगे मोलैरिटी, मोलैरिटी विल बी इक्वल टू, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वेट इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है ना? तो बस इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। एक बार अगर अपन देखें यहाँ पर, तो अगर अपन देखें बेटा, तो यहाँ पर फॉर्मूला आपको यहाँ पे मोलैलिटी निकालनी है बेटा। तो वेट बाय वेट कितना दिया है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वेट बाय वेट? वेट बाय वेट की वैल्यू बताओ कितनी है? 9.8, 9.8 परसेंटेज वेट बाय वेट दिया है, एज इट इज 9.8 लिख देंगे। और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना है बेटा? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है 1.02 ग्राम पर एमएल। ये ध्यान रखना, डेंसिटी हमेशा अपन ग्राम पर एमएल में ही लिखेंगे। 1.02 ग्राम पर एमएल डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट कौन है बेटा? H2SO4। मोलर मास कितना है? 98। और इसको 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो अगर आप देखें, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे बेटा, तो फाइनली आपका आंसर आ जाता है यहाँ पर 1.02 m, 1.02 m, दैट इज द फाइनल आंसर। अब इसी क्वेश्चन को हम एक लॉन्ग मेथड से भी कर सकते हैं, जिसमें आपको डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है बेटा। तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन से आप क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल लेंगे। कि डेंसिटी क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो हमें मास ऑफ सॉल्यूशन पहले से पता है 100 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 100 ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्यूशन और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन से हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल लेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे। मोल्स ऑफ सॉल्यूट हम निकाल सकते हैं यूजिंग द परसेंटेज वेट बाय वेट, और उसकी हेल्प से अपन मोलैरिटी निकाल सकते हैं। तो ये डेफिनेटली एक अच्छा मेथड है, लेकिन इसमें आपको टाइम ज्यादा लगेगा, सोचना ज्यादा पड़ेगा, गलती भी हो सकती है। लेकिन अगर आप इस तरह से याद रखेंगे तो आपको इजी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक ग्लूकोज का सॉल्यूशन है लेबल्ड एज 10% वेट बाय वेट, व्हाट विल बी द मोलैलिटी एंड मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। अब यहाँ पर क्या है बेटा, आपसे दोनों कॉन्सेंट्रेशन टर्म पूछी है, मोलैरिटी भी पूछा है और मोलैलिटी भी पूछा है। तो जैसे भी अपन एक देख सकते हैं बेटा, अभी अभी लास्ट जो क्वेश्चन किया था हमने, उसमें अपन ने मोलैरिटी को कैलकुलेट किया था, तो यूजिंग परसेंटेज वेट बाय वेट रिलेशन। तो वहां से हम सीधा सीधा जो लास्ट क्वेश्चन किया था, वहां से अपन मोलैरिटी तो आराम से निकाल ही पाएंगे। तो मोलैरिटी जैसे अपन ने लास्ट क्वेश्चन में देखा था, आराम से निकाल पाएंगे, यहां से मोलैरिटी अपन निकाल लेंगे। ठीक है बेटा, लेकिन आपको यहाँ पर मोलैलिटी भी निकालनी है। अब मोलैलिटी क्या बेटा,
मोलैलिटी भी आप जैसे अपन पहले भी निकाल चुके हैं, परसेंटेज वेट बाय वेट से मोलैलिटी अपन निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो या तो आप इसको अलग अलग तरीके से अलग अलग निकाल लो, या फिर हम एक काम कर सकते हैं, एक फॉर्मूला और अपन इसमें याद रख सकते हैं। इसमें एक फॉर्मूला और याद रख सकते हैं, मतलब वो फॉर्मूला क्या है, मोलैलिटी, मोलैरिटी और डेंसिटी को आपस में रिलेट करता है। मोलैलिटी, मोलैरिटी एंड डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन को आपस में रिलेट करता है। तो वो फॉर्मूला अगर अपन देखें यहाँ पर, तो देखो बेटा वो हो जाएगा आपका मोलैरिटी इज इक्वल टू डेंसिटी, या फिर इसको अपन रादर ऐसे लिखें, इसको ऐसे लिखें, डेंसिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी ब्रैकेट में 1 अपॉन मोलैलिटी प्लस मोलर मास, मोलर मास ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय 1000, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय 1000। तो यहाँ पर इस रिलेशन का यूज करके अपन, अगर आपको मोलैरिटी पता है, डेंसिटी पता है, तो अपन मोलैलिटी निकाल सकते हैं। ओके बेटा, चलें आगे। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं अपन। तो इस क्वेश्चन को आई थिंक आप सॉल्व कर पाएंगे, जैसे अपन ने लास्ट 2 क्वेश्चंस किए थे उसके बेस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी परसेंटेज वेट बाय वेट का एक सिंपल सा क्वेश्चन है, जिसमें आपको एक फाइनल सॉल्यूशन बनाना है, दो कंपोनेंट, दो सॉल्यूशंस को मिक्स करके। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे यहाँ पर, उसके लिए अपन क्या करेंगे कि आपको दो सॉल्यूशंस दिए हुए हैं, ध्यान से देखेंगे बेटा इस क्वेश्चन को। तो इसमें दो सॉल्यूशंस आपको दिए हुए हैं, जिसमें जिसमें हम क्या कर रहे हैं, एक सॉल्यूशन है जिसका वेट है 300 ग्राम, एक सॉल्यूशन है जिसका वेट है 300 ग्राम, दूसरा सॉल्यूशन है उसका वेट है 400 ग्राम। वेट ऑफ सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है, ठीक है ना। और इसमें जो सॉल्यूट प्रेजेंट है वो 25% वेट बाय वेट सॉल्यूट प्रेजेंट है, और यहाँ पर है 40% वेट बाय वेट। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों सॉल्यूशन को जब मिक्स करते हैं, जो फाइनल सॉल्यूशन बनेगा, आपसे पूछा है कि इसमें परसेंटेज वेट बाय वेट बताइए सॉल्यूट का कितना होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले सब पहले वाले सॉल्यूशन का से वेट ऑफ सॉल्यूट निकाल लेंगे। तो यहाँ पर अपन देखें तो अपन क्या करते हैं, 300 का 25%, 300 का 25% अपन लेंगे, तो ये 75 ग्राम सॉल्यूट आ गया पहले वाले केस में। दूसरे वाले केस में जो आपका वेट ऑफ सॉल्यूट है, वेट ऑफ सॉल्यूट है, तो वो कितना आ जाएगा, 60 ग्राम, क्योंकि 40% ऑफ 400 ग्राम। तो ये अपन निकाल सकते हैं। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, दो जो जो सॉल्यूट आए अपने पास में, देखिए ये है आपका सॉल्यूट 1, ये आपका सॉल्यूट 2, यानी सॉल्यूट 1 का वेट, सॉल्यूट 2 का वेट। तो सॉल्यूट 1 और सॉल्यूट 2 के वेट का यूज करके अपन वेट ऑफ फाइनल सॉल्यूट निकाल सकते हैं। और वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, व्हाट इज वेट ऑफ सॉल्यूशन, 300 ग्राम प्लस 400 ग्राम, दैट इज 700 ग्राम। वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा बेटा, 700 ग्राम। तो इस तरह से अपन निकाल सकते हैं परसेंटेज वेट ऑफ सॉल्यूट इन द फाइनल सॉल्यूशन। तो ये एक और क्वेश्चन है जिसमें आपसे पूछा है कि ड्रिंकिंग वाटर आपको दिया हुआ है और उसकी कंसंट्रेशन आपको पीपीएम में दी हुई है। अगर आप नोटिस करें, कंसंट्रेशन आपको किस में दी हुई है, पीपीएम में। ड्रिंकिंग वाटर के अंदर, ड्रिंकिंग वाटर के अंदर क्या मिला हुआ है, क्लोरोफॉर्म मिला हुआ है, CHCl3। फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, क्लोरोफॉर्म CHCl3। तो उसमें आपसे पूछा है कि एक्सप्रेस दिस परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय मास में एक्सप्रेस करना है। तो सिंपल सा है कि देखो दोनों कंसंट्रेशन से टर्म सिमिलर सी होती हैं। हमने पहले भी देखा था कि पीपीएम जो होता है, पीपीएम इज इक्वल टू परसेंटेज वेट बाय वेट इनटू 10 टू पावर 4 होता है। तो आपको यहाँ पर अगर परसेंटेज वेट बाय वेट में निकालना है, तो उधर अपन दूसरी तरफ इसको लेके चले जाएंगे। तो देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि पीपीएम, ध्यान देंगे, पीपीएम इज इक्वल टू परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वेट इंटू 10 टू पावर 4 होता है, 10 टू पावर 4 होता है। तो आपको वेट बाय वेट निकालना है, तो ये हो जाएगा परसेंटेज वेट बाय वेट इज इक्वल टू पीपीएम, पीपीएम इंटू 10 टू पावर -4। तो ये रिलेशन का यूज करके अपन परसेंटेज वेट बाय वेट में आंसर निकाल पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, डिटरमाइन द मोलैलिटी ऑफ द क्लोरोफॉर्म इन वाटर सैंपल।
अब अगर मान लो आपको यहाँ पर परसेंटेज वेट बाय वेट मिल गया, तो इससे अपन मोलैलिटी आराम से निकाल सकते हैं, अपन पहले भी कर चुके हैं। मतलब परसेंटेज वेट बाय वेट को हम लिखेंगे वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट का वेट, सॉल्वेंट का वेट, उससे अपन क्या कर निकाल सकते हैं, मोलैलिटी निकाल सकते हैं। तो हम इस तरह के क्वेश्चंस पहले भी कर चुके हैं, तो जैसे आराम से अपन यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं, मोलैलिटी निकाल सकते हैं। तो पहला पार्ट तो है परसेंटेज वेट बाय वेट का, तो वो आता है आंसर 15 इंटू 10⁻⁻⁴। फिर आप यहाँ पे देखेंगे मोलर मास ऑफ क्लोरोफॉर्म हमने निकाला, ठीक है ना, 119 119.5 ग्राम पर मोल आ गया। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं बेटा, मोलैलिटी आराम से निकाल पाएंगे यूजिंग द रिलेशन, यूजिंग द रिलेशन। ओके बेटा, आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करते हैं, जो इसके बाद में हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ तक जो हमने सीखा बेटा, दैट इज द कॉन्सेंट्रेशन टर्म और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। अब यहाँ पर जो आपका लिक्विड सॉल्यूशन चैप्टर है, उसकी एक्चुअल में शुरुआत होती है, जिसमें हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की। देखिए यहाँ इस चैप्टर में हम क्या कर रहे हैं, लिक्विड सॉल्यूशंस को स्टडी करेंगे। अब अगर लिक्विड सॉल्यूशंस की बात करते हैं, तो उसमें जो सॉल्यूट है वो आपका गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है। तो लिक्विड सॉल्यूशंस में तीनों तरह के सॉल्यूट प्रेजेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पर अगर अपन कैटेगराइज करें, तो हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं सॉल्युबिलिटी, यानी किसी गैस का लिक्विड के अंदर डिसोल्यूशन किस तरह से होता है, वो कौन से लॉ से गवर्न होता है। दूसरा पार्ट इसमें पढ़ते हैं अपन इस चैप्टर में कि किसी लिक्विड को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तब क्या होता है। और तीसरा जो पार्ट इसमें पढ़ते हैं, दैट इज किसी सॉलिड को जब किसी लिक्विड के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो किस तरह से, कौन से लॉज उसको अफेक्ट करते हैं, या कौन कौन से उसकी प्रॉपर्टीज अफेक्ट होती है। तो इस तरह से अपन स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं यहाँ पर सॉल्युबिलिटी की। देखो, कोई भी कोई भी जब सॉल्यूशन बनता है, तो उसमें हम सॉल्युबिलिटी कैसे डिफाइन करते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है, सॉल्युबिलिटी होता है किसी भी सॉल्यूट के इस पर्टिकुलर सॉल्वेंट में मैक्सिमम अमाउंट उसके डिसॉल्व होने की कैपेसिटी। अगर मैं सिंपल टर्म में बात करूं, सॉल्युबिलिटी क्या होती है, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं अपन नमक का। अगर मेरे पास में 1 लीटर पानी है, तो 1 लीटर पानी में कितना मैक्सिमम नमक मैं घोल सकता हूं बिना टेम्परेचर चेंज किए। ना मैं सॉल्वेंट का अमाउंट यानी पानी का अमाउंट बदलूंगा, ना टेम्परेचर बदलूंगा, ना प्रेशर बदलूंगा। तो उस केस में मैं कितना नमक घोल सकता हूं पानी में, तो वो जो अमाउंट आएगा उसको अपन उस नमक की सॉल्युबिलिटी बोलेंगे पानी में। तो ये जो सॉल्युबिलिटी होती है, ये नेचर पे भी डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है और प्रेशर पर भी डिपेंड करती है। तो सबसे सिंपल तरीके से सबसे पहले अपन पढ़ते हैं सॉल्युबिलिटी क्या होती है। तो इट इज द maximum amount of solute that can be dissolved in a specific amount of specific and fixed amount of solvent at a specific temperature का भी इंपॉर्टेंट रोल है। तो स्पेसिफिक अमाउंट और स्पेसिफिक टेम्परेचर पर जितना सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है उसको उसकी सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। जिसे हम बात कर रहे थे, किस पे डिपेंड करता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के नेचर पर डिपेंड करता है। इसके साथ में टेम्परेचर पर भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना, एज वेल एज टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ये एक डेफिनेशन होगी सॉल्युबिलिटी की। अपन आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल अपन लेके चले कि 1 लीटर पानी में मान लीजिए 150 ग्राम नमक घुलता है। फॉर एग्जांपल 1 लीटर पानी में 150 ग्राम नमक घुलता है। तो यहां पर हम ये बोलेंगे कि अगर मैंने 150 ग्राम नमक को 1 लीटर पानी में घोल दिया, तो वो जो सॉल्यूशन तैयार होगा जिसमें मैक्सिमम अमाउंट में नमक घुल चुका है, वो सॉल्यूशन कहलाएगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या कहलाएगा बेटा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें किसी सॉल्यूट का मैक्सिमम अमाउंट डिसॉल्व होता है ना, पॉसिबिलिटी है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट उसमें डिसॉल्व हो जाएगा। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब अगर मान लीजिए मैंने 140 ग्राम नमक ही डिसॉल्व किया, तो वो कहलाएगा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है ना। और एक मान लो ऐसा भी हो सकता है
एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक कंडीशन में कि मैं उसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर 150 ग्राम से ज्यादा नमक घोल दूं, से नेचुरली 150 ग्राम घुलेगा, लेकिन अगर मैंने 160, 170 या कोई भी नंबर 150 से ऊपर लिया तो वो उस तरह का सॉल्यूशन बनता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या बनता है बेटा? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो इसको भी अपन सीखेंगे, तो हम बस टर्म्स को समझ रहे हैं यहाँ पर। तो हम नेक्स्ट अपन बात करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। तो देखिए सिंपल सी बात है कि अगर अपन बात करें कि यहाँ पर एक बहुत इजी तरीका होता है सॉल्युबिलिटी को समझने का, सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व कर दो। सबसे सिंपल तरीके से अपन सॉल्युबिलिटी डिफाइन करें, जैसे मैंने अभी नमक का एग्जांपल लिया था, नमक को अपन ने लिक्विड के अंदर डिसॉल्व किया। तो यहाँ पर एक बहुत सिंपल सा एक लॉजिक वर्क करता है कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक। जैसे नमक जो होता है वो एक पोलर सॉल्यूट है, तो ये जो पोलर सॉल्यूट है ये पोलर सॉल्वेंट के अंदर ही डिसॉल्व होगा। लाइक डिसॉल्व्स लाइक। जैसे बेंजीन है, उसके अंदर अपन टोलुइन को डिसॉल्व कर सकते हैं क्योंकि उन दोनों का नेचर सेम है, ठीक है ना। तो सिमिलरली यहाँ पर अपन आगे बढ़ते हैं। तो जैसे अपन एक एग्जांपल भी लिखा है यहाँ पर कि सोडियम क्लोराइड एंड शुगर डिसॉल्व रेडिली इन वाटर, क्योंकि सोडियम क्लोराइड भी पोलर होता है और शुगर भी पोलर नेचर की होती है, तो वो पानी जो कि पोलर सॉल्वेंट है उसमें इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, जैसे एक एग्जांपल और दिया है यहाँ पर बेटा, क्या कि जो नेप्थलीन है और एंथ्रासीन है, ये आपस में डिसॉल्व हो जाते हैं क्योंकि इन दोनों का नेचर सेम है। लाइक डिसॉल्व्स लाइक, इस तरह से अपन याद रखेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन जैसे एक सिंपल टर्म है जिसमें हम बोल रहे हैं कि कोई भी सॉल्यूट जो है, कोई भी सॉल्यूट है वो किसी सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो जाए, तो उस प्रोसेस को अपन डिसोल्यूशन बोलते हैं। तो इसको अपन यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं किस तरह से, व्हेन ए सॉलिड सॉल्यूट एडेड टू ए सॉल्वेंट। अपन सॉलिड सॉल्यूट को इजीली समझ सकते हैं, इसलिए अपन यहाँ पर वो एग्जांपल ले रहे हैं। सम सॉल्यूट डिसॉल्व्ड एंड इट्स कंसंट्रेशन इंक्रीजेस इन द सॉल्यूशन, दिस प्रोसेस नॉन एज डिसोल्यूशन। किसी चीज का घुलना ही डिसोल्यूशन कहलाता है। फिर दूसरा आता है क्रिस्टलाइजेशन। अब क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट टर्म है। क्रिस्टलाइजेशन में हम ये पढ़ते हैं बेटा कि सम सॉल्यूट पार्टिकल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सम सॉल्यूट पार्टिकल्स collide with each other. Some solute particles collide with each other. Some solute particles collide with each other. Other solute particles मतलब दो या दो से ज्यादा solute particles जो solid नेचर है उनका, वो आपस में कोलाइड कर रहे हैं और gets separated out from the solution, मतलब solution से वो separate out हो जाते हैं, ठीक है ना। दिस प्रोसेस इज नोन एज क्रिस्टलाइजेशन। इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं अपन, जैसे हमने बोला कि 150 ग्राम शुगर सॉल्ट को हमने नमक के अंदर डिसॉल्व किया, ठीक है। अब सिचुएशन ऐसी है कि जैसे मान लीजिए मैंने एक्स्ट्रा 1 ग्राम या एक्स्ट्रा 10 ग्राम नमक मैंने डिसॉल्व किया, तो अब एक्सेस ऑफ सॉल्ट उसके अंदर डिसॉल्व हो गया। तो एक्चुअल में वो जो नमक है, जो एक्स्ट्रा 10 ग्राम हमने नमक डाला है, वो उसके अंदर घुल जाता है, उसके अंदर घुल जाता है। लेकिन जो पहले से डिसॉल्व्ड नमक है, जो पहले से डिसॉल्व्ड नमक है, उसका पीपीटी बन जाता है। जो पहले से डिसॉल्व्ड नमक है उसका क्या बन जाएगा, पीपीटी बन जाएगा। तो ये कैसे बना, ये कैसे बना, जब बहुत सारे नमक के पार्टिकल्स आपस में कोलाइड करते हैं तो कुछ पार्टिकल्स जो है ना वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होके प्रेसिपिटेट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब ये है कि ये जो प्रोसेस है, इसमें इस प्रोसेस को बोलेंगे क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है कि जो डिसॉल्व्ड पार्ट है, जो घुला हुआ पार्ट है, वो आपका सॉलिड में कन्वर्ट होता है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन इन सिंपल टर्म। तो इसको अपन ने एक एक एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। देखो इसको अपन एक सिंपल तरीके से समझे कि जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में मिलते हैं तो सॉल्यूशन बनता है। क्या लिखा मैंने, सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है बेटा, सॉल्यूशन बनता है। अब यहां पर अगर ये दोनों आपस में मिलते हैं तो इसको प्रोसेस को बोलेंगे डिसोल्यूशन। प्रोसेस को क्या बोलेंगे बेटा, डिसोल्यूशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, यहाँ पे क्या लिखा है, डिसोल्यूशन लिखा है। अपन ने एक यहाँ पर एक हाफ एरो का यूज किया बेटा, तो यहाँ पर लिखा हुआ है डिसोल्यूशन, ठीक बेटा, अपन ने लिखा है यहाँ पर डिसोल्यूशन।
और जब सॉल्यूशन में से सॉल्यूट और सॉल्वेंट अलग अलग हो जाते हैं, जब सॉल्यूशन में से सॉल्यूट और सॉल्वेंट अलग अलग हो जाते हैं, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा? क्रिस्टलाइजेशन। तो ये समझाने के लिए कि डिसोल्यूशन क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, इसका यूज करते हैं। तो यहाँ पर जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ठीक है ना, सॉल्यूशन के साथ में एक इक्विलिब्रियम में होते हैं, तो यहीं पर सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। क्या बनता है बेटा? सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनता है। तो इस चीज का अपन ध्यान रखेंगे कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन पर इक्विलिब्रियम होता है, सैचुरेशन पर क्या आता है बेटा? इक्विलिब्रियम आता है। अब इसको अपन एक दूसरे तरीके से भी सीख सकते हैं। देखो यहाँ पर इसको इसको अपन दूसरे तरीके से भी सीख सकते हैं बेटा कि एट इक्विलिब्रियम जब सैचुरेशन आ जाता है, यानी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हम डिसॉल्व कर चुके हैं, तो उस समय क्या होता है कि इक्विलिब्रियम आता है। इसको अपन दूसरे तरीके से भी सीखें तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम आता है बेटा। अगर अपन देखें तो इक्विलिब्रियम आता है डिसॉल्व्ड सॉलिड और अनडिसॉल्व्ड सॉलिड के बीच में। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि एट सैचुरेटेड पॉइंट, सैचुरेशन पर डिसॉल्व्ड सॉलिड और अनडिसॉल्व्ड सॉलिड के बीच में क्या होता है? इक्विलिब्रियम आता है। ठीक है ना? तो जैसे अगर मैं आपसे बात करूं कि मैंने और ज्यादा नमक घोल दिया, तो उसमें क्या होगा कि जो डिसॉल्व्ड पार्ट है वो अनडिसॉल्व्ड में कन्वर्ट होगा। यानी अगर मैंने 150 ग्राम से ज्यादा नमक घोल दिया, तो जो जो डिसॉल्व्ड पार्ट था, जो डिसॉल्व्ड पार्ट था वो अनडिसॉल्व्ड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो अब इसका मैंने अगर कम घोला है तो अनडिसॉल्व्ड पार्ट डिसॉल्व्ड पार्ट में कन्वर्ट होता जाएगा। तो ये डिसॉल्व्ड और अनडिसॉल्व्ड के बीच में कि जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आता तब तक सैचुरेशन नहीं आता है। आगे चलते हैं बेटा, एक इंपॉर्टेंट टर्म है। तो जैसे हम बात कर रहे हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन की, अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड, पहले ही बात कर चुके हैं, तो उसको बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड जिसमें और गुंजाइश है और घुल सकता है आपका सॉल्यूट, तो वो बोलेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब यहाँ पर जैसे हम बात कर रहे थे एक सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन की, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो होता है उसमें एक्सेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हम डिसॉल्व कर सकते हैं उसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। अब इसको करते कैसे, एक सिंपल सा मैं आपको बता देता हूँ तरीका कि हाउ टू प्रिपेयर सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन को बनाने का एक सिंपल तरीका क्या होता है बेटा? इसके अंदर हम क्या करते हैं, पहले सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ाया जाता है। जब सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। तो हम क्या करते हैं, जब सॉल्युबिलिटी बढ़ती है तो हम और ज्यादा सॉल्यूट उसके अंदर डिसॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो और ज्यादा सॉल्यूट उसके अंदर डिसॉल्व होता जाएगा। तो हम टेम्परेचर बढ़ा करके ज्यादा सॉल्यूट को डिसॉल्व कर देते हैं, फिर उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन को हम कूल करते हैं। जब सॉल्यूशन कूल होता है, तो सॉल्यूशन कूल होता है तो जो सॉल्यूट है वो तो अमाउंट उसका चेंज हो नहीं सकता, तो वो भी उसी के साथ में जो सॉल्यूशन जो है वो सॉल्यूट भी कूल होने लगता है। तो उस प्रोसेस में क्या होता है, हम वापस उसको अपने ओरिजिनल टेम्परेचर पर लेके आ जाते हैं। तो ओरिजिनल टेम्परेचर पर हमने इनडायरेक्टली ज्यादा सॉल्यूट को डिसॉल्व कर लिया, तो इस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। हालांकि ये बात इंपॉर्टेंट है कि सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो होते हैं वो हाईली अनस्टेबल होते हैं। जैसे घर में हम चाशनी बनाते हैं, जो चाशनी होती है वो भी एक सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन होती है, वो कि उसमें क्या होता है, एक्सेस अमाउंट ऑफ शुगर हम डिसॉल्व कर देते हैं पानी के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की। अगर अपन टेम्परेचर की बात करें तो जनरली क्या होता है, जब किसी सॉलिड सॉल्यूट को लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो प्रोसेस एंडोथर्मिक नेचर का होता है। एंडोथर्मिक का मतलब होता है कि इट एब्जॉर्ब्स हीट, इट एब्जॉर्ब्स हीट। तो अगर मैं इस प्रोसेस का टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो उस सॉल्यूट का डिसोल्यूशन और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं इसमें। तो यहाँ पर जैसे हम बात करते हैं कि अगर किसी गैस को अपन किसी लिक्विड के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो प्रोसेस एक्सोथर्मिक नेचर का होता है। ठीक है ना? तो ये आपको अगर पता है कि कौन सा प्रोसेस एक्सोथर्मिक है कौन सा एंडोथर्मिक है, तो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर हम टेम्परेचर बढ़ा या कम करके सॉल्युबिलिटी को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि अगर प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ने पर, अगर एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ने पर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है।
तो ये अपन एक लॉ से भी पढ़ सकते हैं जिसको बोलते हैं ली शैटलियर प्रिंसिपल। ना ली शैटलियर प्रिंसिपल भी इसी तरह से अपन को समझाता है कि जो इक्विलिब्रियम है वो कौन से डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर की। इसकी बात कर रहे हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर की। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर जो है वो जनरली ज्यादा इफेक्ट नहीं होता है प्रेशर का, लेकिन अगर अपन गैसेस को डिसॉल्व कर रहे हैं किसी लिक्विड के अंदर तो उस केस में आप इफेक्ट ऑफ प्रेशर को कंसिडर कर सकते हैं, यानी प्रेशर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। ठीक है ना। अब लिक्विड और सॉलिड पे क्यों नहीं फर्क पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर हम ये बोलेंगे कि दे आर इनकम्प्रेसिबल इन नेचर। तो जैसे हम पहले बात कर रहे थे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन की, तो अब यहाँ पर अपन देखें कि सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन एक्सेस अमाउंट में सॉल्यूट को डिसॉल्व करने का एक प्रोसेस होता है। By increasing temperature, more amount of solute is dissolved and then the solution is slowly cooled. तो इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं उसकी solubility को बढ़ा सकते हैं। अब ये इसके कुछ एग्जाम्पल जैसे कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि हाईली अनस्टेबल होता है ये। जैसे एक एग्जाम्पल अपन लें यहाँ पर, जो फ्रेश हनी होता है, जो शहद होता है, फ्रेश हनी जो होता है, ठीक है बेटा, जो फ्रेश हनी होता है वो एक एग्जाम्पल हो गया बेटा किसका, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन का, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन का। इन हैवी क्लाउड्स वाटर इज इन सुपर सैचुरेटेड फॉर्म। जो हैवी क्लाउड्स होते हैं, जो जिनसे बारिश होने की संभावना होती है, उनमें वाटर कैसा होता है बेटा, सुपर सैचुरेटेड फॉर्म में होता है। आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो अब जैसे मैंने बोला कि इस चैप्टर के जो 3 पार्ट्स हैं उसमें पहला पार्ट है आपका सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। अब अगर अपन बात करें किसी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड को, तो ये अपन पहले तो ये देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर से इफेक्ट होती है। जैसे अगर अपन पहले भी बात कर चुके हैं इसमें बेटा कि टेम्परेचर से तो इफेक्ट होती ही है, सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर से इफेक्ट होती है। तो देखो कौन कौन से फैक्टर्स हैं। तो जैसे नेचर ऑफ द गैस, यानी जैसे अपन ने पढ़ा था लाइक डिसॉल्व्स लाइक, तो नेचर ऑफ गैस पर भी डिपेंड करता है कि क्या वो पर्टिकुलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। दूसरा टेम्परेचर बढ़ने पर सॉल्युबिलिटी चेंज होती है, टेम्परेचर घटने पर भी सॉल्युबिलिटी चेंज होती है। तो गैसेस का जनरली नेचर क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ने पर सॉल्युबिलिटी जो है वो कम हो जाती है। जनरली गैसेस के केस में ऐसा होता है। नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक है। अब सॉल्वेंट का क्या रोल है, देखो एक तो है कि भी सॉल्वेंट जैसा सॉल्यूट है उस तरह का है, जैसा नेचर उसका है सॉल्यूट का उसी तरह से सॉल्वेंट भी है, तो वो उसके अंदर सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट घुल जाएगा। दूसरा ये होता है कि अगर सॉल्वेंट के अंदर बड़े बड़े पॉकेट्स बने हुए हैं, अगर सॉल्वेंट ऐसा है जो कि सॉल्यूट को उन पॉकेट्स के अंदर इंस्टॉल कर ले, तो उससे भी उस सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि पॉकेट्स का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि जितने ज्यादा पॉकेट्स होंगे सॉल्वेंट के पास में उतना ज्यादा सॉल्यूट का डिसोल्यूशन होता जाएगा। तो ये नेचर या फिर स्ट्रक्चर पर भी डिपेंड करता है सॉल्वेंट की। चौथा आपका फैक्टर है प्रेशर। चौथा फैक्टर क्या है बेटा, प्रेशर। अब देखो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है बेटा, इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है कि अगर हम बात करें कि जो गैसेस जो होती हैं विच कैन बी इजीली लिक्विफाइड, ऐसी गैसेस जिनको हम इजीली क्या कर सकते हैं बेटा, लिक्विफाई कर सकते हैं, गैसेस विच कैन बी इजीली लिक्विफाइएबल। और तो वो जो है वो इजीली डिसॉल्व हो जाती है सॉल्वेंट में, यानी जो गैसेस इजीली लिक्विफाई हो जाती हैं। तो अगर गैसेस इजीली लिक्विफाई हो रही हैं, इसका इनडायरेक्ट मीनिंग ये है कि गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पास पास में आ सकते हैं, आसानी से पास पास में आ सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो गैसेस पास पास में आ सकती हैं, उनके मॉलिक्यूल अगर पास पास में आ सकते हैं तो वो सॉल्वेंट के भी क्लोज आ सकते हैं। तो गैसेस जो इजीली लिक्विफाई हो जाती हैं उनकी सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा होती है। फिर जैसे CO2 जो है मोर सॉल्युबल है देन हाइड्रोजन। CO2 का लिक्विफिकेशन आसान होता है हाइड्रोजन के कंपैरिजन में, इसलिए CO2 जो है वो पानी के अंदर इजीली डिसॉल्व हो जाती है। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं द गैसेस व्हिच आर कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग आयंस।
in aqueous solution are much more soluble in water than other solvent। जैसे अगर गैसेस आयंस में कन्वर्ट हो रही है, पोलर नेचर शो कर रही है, तो जैसे हम बात कर रहे थे कि इजीली डिसॉल्व हो जाएंगी। एग्जांपल जो HCl है बेटा, अगर अपन HCl की बात करें, HCl इज हाईली soluble in water but not in organic solvent। HCl पानी में तो घुल जाता है लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में नहीं घुलता है, क्योंकि नेचर ही नहीं है उसका वैसा, बिकॉज उसमें आयोनाइज नहीं होता है। हम बात कर रहे थे टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर पे जैसे हमने बात करी, टेम्परेचर बढ़ने पर सॉल्युबिलिटी कैसे अफेक्ट होती है। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको समझनी पड़ेगी कि जनरली हमने बोला कि गैसेस के केस में, जैसे यहाँ पर ये लिखा है कि द प्रोसेस अगर एक्सोथर्मिक नेचर का है, प्रोसेस अगर एक्सोथर्मिक नेचर का है, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस जो है ना वो टेम्परेचर बढ़ने पर कम होती है। लेकिन अब इस चीज को समझो, अगर मैं सॉल्यूशन का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ा दूं, अब देखो अगर अपन छोटे से रेंज की बात करते हैं, जिससे टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो गैस की सॉल्युबिलिटी कम होती जाती है, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं गैस की सॉल्युबिलिटी कम होती जा रही है। लेकिन अगर मैं टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ा दूं तो हमें ऐसा फील होता है, हमें ऐसा ऑब्जर्व होता है कि गैसेस और ज्यादा डिसॉल्व हो रही है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमिना है कि जिसमें हम बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा करके गैस की सॉल्युबिलिटी को और इंक्रीज कर सकते हैं। अब ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जैसे जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ाया, यानी एट हाई टेम्परेचर अवेलेबल स्पेस फॉर द गैस मॉलिक्यूल इंक्रीजेस। तो जैसे हम वही भी बात कर रहे थे कि जब जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो अवेलेबल स्पेस फॉर द गैसेस इन सॉल्वेंट इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स भी स्पेस प्रोवाइड करा देते हैं, उस गैस मॉलिक्यूल को अक्यूमुलेट कर लेते हैं। दैट इज द रीजन कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर होने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। तो जो ये टेम्परेचर का इफेक्ट होता है, टेम्परेचर का इफेक्ट हम देखते हैं कि टेम्परेचर बढ़ने पर सॉल्युबिलिटी का कम होना या बढ़ना, ये एक लो टेम्परेचर रेंज फिनोमिना है। हाई टेम्परेचर रेंज पर हमेशा सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। ठीक है, नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं इसमें। तो जैसे ये पार्ट आपको दिया है कि व्हाई डज एक्वेटिक एनिमल्स लिव बेटर इन कोल्ड वाटर देन वार्म वाटर। तो सिंपल सा है, टेम्परेचर कम है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस ज्यादा है, तो ज्यादा गैसेस डिसॉल्व्ड है, तो क्या होगा बेटा कि एक्वेटिक एनिमल्स कंफर्टेबली उस एनवायरनमेंट में रह पाएंगे जहां पर डिसॉल्व्ड गैसेस या ऑक्सीजन ज्यादा है। ठीक है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर जैसे हम बात करते हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस बढ़ती है प्रेशर बढ़ाने पर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि ये जो पर्टिकुलर सॉल्युबिलिटी है गैस की लिक्विड के अंदर, उसको कौन सा लॉ गवर्न करता है। तो अगर अपन उसकी बात करें तो उसको अपन हेनरी लॉ से समझ सकते हैं। कैसे समझेंगे बेटा? हेनरी लॉ से समझेंगे। अब हेनरी लॉ क्या होता है, तो देखो एक अपन सिंपल टर्म में इसको एक रिलेशन इसका याद रखें। तो रिलेशन से पहले अपन इसको बेसिक समझते हैं कि हेनरी लॉ कैसे वर्क करता है। तो जैसे अगर अपन बात करें सॉल्युबिलिटी की, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी पार्शियल प्रेशर, partial pressure of gas, partial pressure of gas above liquid surface, above liquid surface, partial pressure of gas above liquid surface, तो उसको अपन बोलते हैं solubility। यानी गैसेस कितनी ज्यादा डिसॉल्व होगी, जितना ज्यादा उनके ऊपर उनका प्रेशर लिक्विड के ऊपर लगेगा उतनी ज्यादा गैसेस डिसॉल्व होती जाएंगी। ये तो पहला पार्ट हुआ, दिस इज द फर्स्ट पार्ट, दिस इज द फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट की बात करते हैं। यहां पर मैं सेकेंड पार्ट लिख रहा हूं बेटा, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, solubility of gas, so solubility of gas will be directly proportional to mole fraction of gas, mole fraction of gas in a liquid।
अच्छा, ये जो दो चीजें हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर और सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड, ये दोनों ऑब्जर्वेशन जो है वो हेनरी ने लिया। हेनरी की दो ऑब्जर्वेशन थी कि गैस की जो सॉल्युबिलिटी है वो दो फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही है, पार्शियल प्रेशर पर डिपेंड कर रही है और उसके मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड कर रही है कि कितना वो डिसॉल्व हुई इसके अंदर। तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि क्यों ना इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड जो दोनों का सेम है, हम इसके राइट हैंड साइड को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल दें। तो उनके लॉ के अकॉर्डिंग उन्होंने बोला कि अगर P पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस है अबोव लिक्विड सरफेस और x इसको अपन x बोले मोल फ्रैक्शन, तो x अगर मोल फ्रैक्शन हो गैस का लिक्विड में तो दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो उन्होंने क्या किया, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया और एक कांस्टेंट यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया KH, तो इसको बोलते हैं अपन हेनरी कांस्टेंट। तो उन्होंने कैसे सोचा, ये लॉ कैसे दिमाग में आया, तो उन्होंने बोला कि पार्शियल प्रेशर ऑफ जो आपका सॉल्युबिलिटी है वो दो फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही है। कौन कौन से फैक्टर्स हैं, एक तो पार्शियल प्रेशर पर और एक मोल फ्रैक्शन पर, तो दोनों को इन्होंने रिलेट करके एक लॉ बना दिया। तो अगर आपको बोले कि डिफाइन द हेनरी लॉ, तो आप क्या बोलेंगे, आप इस रिलेशन को देख करके बोल सकते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अबोव लिक्विड सरफेस, partial pressure of gas above liquid surface is directly proportional to mole fraction of gas in liquid. Partial pressure of gas above liquid surface is directly proportional to mole fraction of gas in liquid. तो इसको अपन बोलते हैं हेनरी लॉ। This law states that the partial pressure of gas above liquid surface is directly proportional to its mole fraction in liquid at constant temperature। भी टेम्परेचर तो चेंज होना ही नहीं चाहिए, टेम्परेचर चेंज हो जाएगा तो सॉल्युबिलिटी इफेक्ट हो जाती है। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जो पार्शियल प्रेशर है गैस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड के, दैट इज द हेनरी लॉ। तो यहाँ हम डिफाइन कर रहे हैं फॉर्मूले हेनरी लॉ को। तो इसमें अपन ने फॉर्मूला देखा, तो x क्या बेटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, x क्या बेटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। अब इस मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस को हम सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस भी बोलते हैं। जैसे अभी किसी न्यूमेरिकल में आपसे पूछ लिया कि कैलकुलेट सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, तो आपको सीधा सीधा मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है बेटा, मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर ये जो P है वो हमने लिखा है यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अबोव लिक्विड सरफेस। अब देखो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट लाइन है कि KH डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ गैस, KH डिपेंड्स ऑन nature of gas and temperature. Different gases will have different value of KH. Different gases will have different value of KH for a particular solvent. किसी solvent के लिए different gases different KH value रखती हैं। तो यहाँ पर at constant pressure higher the value of KH lower will be the solubility of gas। तो यहाँ पर अपन इस फॉर्मूले से भी देख सकते हैं कि अगर पार्शियल प्रेशर किसी गैस का कांस्टेंट है, अगर किसी गैस का पार्शियल प्रेशर अबोव लिक्विड सरफेस कांस्टेंट है, तो हम उसमें अगर देखें तो सॉल्युबिलिटी बढ़ने पर KH की वैल्यू कम होती है या फिर KH की वैल्यू बढ़ने पर सॉल्युबिलिटी यानी मोल फ्रैक्शन कम होता है। तो that is the relation we will use for the comparing the solubility। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि यूनिट ऑफ KH क्या होती है, जो प्रेशर यूनिट हो जाएगी। अगर अपन यहाँ पे यूनिट को देखें तो यूनिट क्या होगी बेटा, अगर KH की यूनिट देखेंगे तो मोल फ्रैक्शन की तो कोई यूनिट होती नहीं है, मोल फ्रैक्शन की तो कोई यूनिट होती नहीं है, तो किसकी यूनिट लेंगे अपन, पार्शियल प्रेशर की। तो पार्शियल प्रेशर की जो यूनिट है वो अपन एटीएम में भी ले सकते हैं, बार में भी ले सकते हैं, mmHg में भी ले सकते हैं और टॉर में भी लिया जा सकता है। तो ये सारी जो है प्रेशर की यूनिट्स हो गई, ठीक है बेटा। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर KH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ने पर KH की वैल्यू बढ़ती है, ये लो रेंज में जैसे हम बात कर रहे थे कि
लो रेंज में टेम्परेचर बढ़ने पर KH की वैल्यू बढ़ती है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो KH की वैल्यू बढ़ती है, KH बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। व्हाट इज सॉल्युबिलिटी? सॉल्युबिलिटी है नथिंग बट द मोल फ्रैक्शन। सॉल्युबिलिटी क्या है बेटा? मोल फ्रैक्शन। तो KH बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, टेम्परेचर बढ़ने पर KH बढ़ता है तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। तो ये छोटा सा रिलेशन अपन याद रखेंगे। अब यहाँ पर एक जैसे अगर अपन देखें कि ग्राफ बनाने की कोशिश करें हेनरी लॉ का, तो हेनरी लॉ में अपन ने क्या पढ़ा था? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अबव लिक्विड सरफेस इज इक्वल टू KH x गैस इन लिक्विड, ये रिलेशन होता है अपना। अब इसमें अगर अपन पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन का कर्व बनाए तो वो क्या आ जाएगा? स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, जिसे अपन बोलते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस सी। y इज इक्वल टू mx प्लस सी, ये एक रिलेशन होता है। इस रिलेशन में अपन देखें c की वैल्यू 0 है यहाँ पर, तो ग्राफ जो है ओरिजिन से स्टार्ट होगा, और ओरिजिन से स्टार्ट होगा तो ये किससे से जाएगा? लीनियरली इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो स्लोप है, ये जो स्लोप है वो स्लोप कितना है बेटा? tan थीटा। ये थीटा क्या है बेटा? ये थीटा क्या है? इंक्लिनेशन। इसको क्या बोलते हैं बेटा? इंक्लिनेशन। तो tan ऑफ इंक्लिनेशन क्या कहलाता है? स्लोप कहलाता है। tan ऑफ इंक्लिनेशन क्या कहलाएगा? स्लोप कहलाएगा। तो tan थीटा इज इक्वल टू KH के बराबर होगा। तो अगर आपको थीटा दिया हुआ है तो आप KH बता सकते हैं, ठीक है बेटा। तो इस तरह से अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, जैसे एक चीज और समझ सकते हैं। एक चीज क्या बेटा यहाँ पर, कि जैसे अगर अपन यहाँ पर ग्राफ बनाए, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए पार्शियल प्रेशर और x गैस इन लिक्विड का मैंने ग्राफ बना दिया, ठीक है ना, पार्शियल प्रेशर। अब यहाँ पर अब अपने पास में मान लीजिए दो गैसेस है, ये गैस 1 है, ये गैस 2 है, गैस 1 है और गैस 2 है। अब आपको बताना है कि गैस 1 और 2 में से किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है। मान लो ये क्वेश्चन पूछ लिया कि कौन से गैस की सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, गैस 1 और 2 को कंपेयर करना है। तो सबसे सिंपल अगर अपन देखें यहाँ पर, तो एक अपन पार्शियल प्रेशर की वैल्यू को फिक्स कर देते हैं। तो एक लेट से पार्शियल प्रेशर की वैल्यू को मैंने फिक्स कर दिया, तो इस पार्शियल प्रेशर पर तो सॉल्युबिलिटी को हम कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक तो पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। ये x क्या है बेटा? ये x है सॉल्युबिलिटी, हम पहले भी बात कर चुके हैं। ये x क्या है बेटा? सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी और पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अबव लिक्विड सरफेस। तो हम देख रहे हैं कि गैस 1 की सॉल्युबिलिटी क्या है बेटा? गैस 1 की सॉल्युबिलिटी गैस 2 से ज्यादा है। तो इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, जिसमें आपको कंपेयर करना होता है सॉल्युबिलिटी का बेस्ड ऑन द ग्राफ। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं अपन इसमें। तो इसमें हम नेक्स्ट यहाँ पे देख रहे हैं कि इसमें हम देखो रिलेशन, आपको ये हेनरी लॉ का ये रिलेशन है, ये अपन याद रखेंगे, हेनरी लॉ का रिलेशन। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं इसको लॉग का यूज करके, मैथमेटिक्स का भी इसमें काफी रोल होता है। तो अब अपन इसको मैथ्स के अकॉर्डिंग इसमें लॉग ले लेते हैं बेटा। तो यहाँ पर आ जाएगा लॉग पी गैस, लॉग के एच और लॉग एक्स गैस इन लिक्विड। सिंपल सी बात है, लॉग की प्रॉपर्टीज का यूज किया अपन ने यहाँ पर। तो आपसे अभी पूछ सकता था कि वो ग्राफ क्या बनेगा। ग्राफ अगर आपसे पूछता वो कि बताइए लॉग पी और लॉग एक्स का ग्राफ कैसा होगा। तो आपको यहाँ पर दो चीजें डिसाइड करनी है कि c की वैल्यू कितनी है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। m की वैल्यू कितनी है अगर कंपेयर करेंगे तो m की वैल्यू 1 है। m की वैल्यू कितनी बेटा? 1 है। और c की वैल्यू कितनी है? c की वैल्यू है log kh के बराबर। c की वैल्यू कितनी है? log kh के बराबर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक ग्राफ जिसमें इंटरसेप्ट c है वहां से स्टार्ट करेंगे, और जो आपका ग्राफ है वो इंक्रीजिंग होगा। और यहाँ पर अगर अपन थीटा की वैल्यू देखें तो थीटा हो जाएगा 45 डिग्री। कितना हो जाएगा? 45। क्योंकि यहाँ पर m यानी tan थीटा
m इज इक्वल टू टेन थीटा। तो टेन थीटा कितना दिया हुआ है 1, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाती है 45 डिग्री। कितनी हो जाएगी बेटा 45 डिग्री। तो इस तरह से अपन यहाँ पर ग्राफ बना सकते हैं। नेक्स्ट, इफ वेरी लेस अमाउंट ऑफ सॉलिड, देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर अगर बहुत ही कम गैस डिसॉल्व्ड है सॉल्वेंट के अंदर, तो यहां पर हम ये रिलेशन यूज कर सकते हैं कि मोल्स ऑफ गैस इज वेरी लेस देन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। हम ऐसा बोल सकते हैं जब बहुत ही कम डिसॉल्व्ड है तो मोल्स ऑफ गैस भी बहुत कम होंगे सॉल्वेंट के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं कि जो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस का, जिसे अपन यहाँ पर जो मोल फ्रैक्शन लेते हैं उसको हम अप्रोक्सीमेटली क्या ले सकते हैं मोल्स ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। जबकि यहाँ पर आना चाहिए जो डिनोमिनेटर है मोल्स ऑफ सॉल्यूट भी लिखा होना चाहिए, लेकिन हमने सॉल्यूट को मतलब यहाँ पे एक तरह से नेग्लेक्ट कर दिया है सॉल्वेंट के कंपैरिजन में, क्योंकि सॉल्यूट के मोल्स बहुत कम है। तो नेग्लेक्शन हमेशा किसी के रेस्पेक्ट में होता है। तो यानी जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, यानी मैं ये बोल सकता हूँ कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड मोल्स ऑफ सॉल्वेंट जो है वो अप्रोक्सीमेटली मोल्स ऑफ सॉल्वेंट के बराबर होंगे। तो इसको बोलते हैं अपन नेग्लेक्शन, ठीक है ना। तो यहां पर हम ऐसा लिख सकते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन आप हमेशा के लिए याद रखेंगे इन जनरल, ये वाला रिलेशन आप कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं। रिलेशन क्या है कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट और मोल्स ऑफ सॉल्वेंट का जो रेशियो है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट और मोल्स ऑफ सॉल्वेंट का जो रेशियो कहीं पर भी आपको दिखे, इन जनरल कहीं पर भी आपको दिखे, तो उसको आप इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पर m क्या डिनोट कर रहा है, मोलैलिटी को बता रहा है, स्मॉल m मोलैलिटी को बता रहा है। यहाँ पर मोलर मास सॉल्वेंट का लेते हैं, मोलर मास किसका है सॉल्वेंट का, डिवाइडेड बाय 1000। तो ये जो है ये रिलेशन आप कहीं पर भी यूज ले सकता है। तो जैसे हमारे केस में इसका यूज होगा, क्योंकि अगर सॉल्यूशन बहुत ही ज्यादा डाइल्यूटेड है, बहुत ही कम गैस डिसॉल्व है, तो इस x को मैं ये लिख सकता हूं, x को मैं ये वाला पार्ट लिख सकता हूं। बेटा अभी भी मैंने बताया कि अगर सॉल्यूशन डाइल्यूटेड, तो ये अप्रोक्सीमेटली क्या लिखा मैंने, अप्रोक्सीमेटली ऐसा लिखा जा सकता है। तो ये रिलेशन हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि कई बार एग्जामिनर आपको ऐसा डाटा देता है जिसमें आप कंफ्यूज हो जाते हो कि ये फॉर्मूला तो कैसे लगेगा या फिर ये वैल्यू कैसे पुट होगी। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, चीजों को सीख रहे हैं। सीख कैसे रहे हैं कि कभी कोई क्वेश्चन पूछ ले तो हम उसका उसका मतलब सॉल्यूशन बता सके। मतलब अगर आपको इसमें ग्राफ भी पूछ रहा है तो अपन ग्राफ भी बता सकते हैं। तो ये रिलेशन हम कैसे निकालते हैं ये हम सीख रहे हैं बेटा। फिर यहाँ पर इसके बाद में एक एनसीईआरटी का ऑर्डर दिया हुआ है। अगर अपन एनसीईआरटी को खोल के देखें क्लास 12th लिक्विड सॉल्यूशन में, तो वहां पर आपको एक ऑर्डर दिया हुआ है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन वाटर का। तो यहाँ वहां पर आपको दो अलग अलग टेम्परेचर पर सॉल्युबिलिटी दी हुई है। तो हमने क्या किया, उसको टेबल से कुछ कंक्लूजन निकाल लिया, यानी हमको एक आइडिया लगाने के लिए हमने उसको अलग से लिखा है। अब क्या लिखा है ये आपको एनसीईआरटी के बेस पर आपको याद ही रखना है कि 293 केल्विन पर जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस हैं उनका ऑर्डर क्या होता है, O2 की सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी, फिर H2, फिर N2, फिर हीलियम की सॉल्युबिलिटी जो है वो लोएस्ट होती है। हीलियम की सॉल्युबिलिटी क्या होती है बेटा, लोएस्ट होती है। तो इस तरह से अपन बोल सकते हैं। फिर यहाँ पर नेक्स्ट जो आपको अलग दूसरा टेम्परेचर दिया है 298 केल्विन, उस पर जो सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर है वो भी आपको याद होना चाहिए। ये हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में रिलेशन दिया हुआ है। तो कई बार आपसे इस तरह का रिलेशन पूछा जा सकता है एनालिसिस के बेस पर, क्योंकि वहां तो टेबल की फॉर्म में डाटा दिया हुआ है, हमने टेबल को एक इस तरह से रिलेशन में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड की सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा, फिर मीथेन, फिर विनाइल क्लोराइड, इसको क्या बोलते हैं बेटा, विनाइल क्लोराइड, क्या बोलते हैं, विनाइल क्लोराइड। फिर आता है CO2, फिर आता है आर्गन गैस। तो अगर मैं कंपैरिजन करूं तो मीथेन की सॉल्युबिलिटी CO2 से ज्यादा होती है, मीथेन की सॉल्युबिलिटी वाटर के अंदर CO2 से ज्यादा होती है। जो आपकी नोबल गैसेस हैं उनकी सॉल्युबिलिटी सबसे कम होती है वाटर के अंदर, ठीक है ना। तो ये एक जनरल रिलेशन है। अब ये क्यों लिखा, क्योंकि यहां अगर अपन देखें तो हमारे पास में दो अलग अलग टेम्परेचर है,
फिर हम दो अलग अलग टेम्परेचर पर सॉल्युबिलिटी को कैसे कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है ना आजकल काफी ज्यादा पूछा जा रहा है, तो इसमें अपन को क्या करना है कि इन जनरल अगर अपन बात करें सारी गैसेस जो अपने एनसीईआरटी में दी है सबको अगर अपन कंबाइन करके देखें तो सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी किसकी होती है, फॉर्मल्डिहाइड की। किसकी बेटा, फॉर्मल्डिहाइड। फिर मीथेन आता है, फिर विनाइल क्लोराइड, फिर CO2, फिर O2। तो CO2 की सॉल्युबिलिटी O2 से ज्यादा होती है। ध्यान रखना कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी ऑक्सीजन गैस से ज्यादा होती है इन जनरल, ठीक है ना। आर्गन आ गया, फिर हाइड्रोजन, फिर नाइट्रोजन, फिर हीलियम। आर्गन की सॉल्युबिलिटी हाइड्रोजन से ज्यादा होती है, हाइड्रोजन की सॉल्युबिलिटी नाइट्रोजन से ज्यादा होती है। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। तो अब तो यानी इसमें हम एक चीज समझें, एक स्टेटमेंट लिखा है एलिमेंट हैविंग हाईएस्ट वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट, तो वो कौन है, हीलियम। हीलियम की सॉल्युबिलिटी जो है सबसे कम होती है, तो इसका हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू क्या है बेटा, हाईएस्ट है। तो KH बढ़ने पर सॉल्युबिलिटी क्या होती है, कम होती है। पर्टिकुलर प्रेशर पर KH बढ़ने पर सॉल्युबिलिटी कम होती है। तो यहाँ पर अपन KH का रिलेशन भी देख सकते हैं। तो KH का रिलेशन इसका उल्टा हो जाएगा, लोएस्ट KH की वैल्यू किसकी है, फॉर्मल्डिहाइड की हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन जो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आया था, वो क्वेश्चन ये है कि आपके पास में तीन गैसेस आपको दी हुई है WXY, तीन गैसेस आपको दी है WXY। तो इन गैसेस को, और ये चार गैसेस बेसिकली Z भी है, WXY एंड Z वाटर के अंदर 298 केल्विन पर डिसॉल्व किया गया। और हेनरी कांस्टेंट जो है इनके आपको दिए हुए 0.5, 2, 35 एंड 40 किलो बार, ठीक है। आपको बोला है कि द करेक्ट प्लॉट फॉर द गिवन डाटा, इस गिवन डाटा के लिए करेक्ट प्लॉट। अब करेक्ट प्लॉट में आपको अगर मान लो चार ऑप्शन भी वो दे देता है, तो सबसे पहले आपको उसमें वर्टिसेस को चेक करना है कि एक्स एक्सिस पर क्या है, वाई एक्सिस पर क्या है। विदाउट इसके आप ग्राफ प्लॉट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ आपको एक आंसर की फॉर्म में यहाँ पर पार्शियल प्रेशर वाई एक्सिस पर दिया हुआ है और एक्स एक्सिस पर इन्होंने बोला है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर को लेना है। ये इन्होंने एग्जाम में बताया, मतलब एग्जाम में इन्होंने यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हुए थे। तो मतलब आपको एक प्लॉट बनाना था पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर के बीच में। तो आपको बताना था कि करेक्ट ग्राफ कौन सा है। तो यहाँ पर अपन करेक्ट ग्राफ को ही डिस्कस कर रहे हैं। तो करेक्ट ग्राफ कैसे आएगा, ये कैसे अपने ऑब्टेन किया, ये ग्राफ का नेचर इस तरह से क्यों आ रहा है, क्योंकि हम हेनरी लॉ को अगर देखें यहाँ पर, तो हेनरी लॉ में हमने मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर को सेपरेट किया। तो ये तो होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, उसको अपन ने मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर में कन्वर्ट किया। तो यहाँ पर रिलेशन एक्चुअल में ये बनता है, दिस इज द फाइनल रिलेशन। तो अगर आप इसमें देखें, अपन को पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, अपन को ग्राफ किसके बीच में बनाना है, अगर अपन देखें यहाँ पर ग्राफ बनाना है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस और XH2 यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर के बीच में। तो डेफिनेटली इस ग्राफ का जो स्लोप आएगा, इस ग्राफ का स्लोप आएगा वो आएगा -KH के बराबर। तो क्या बेटा, -KH के बराबर। और इंटरसेप्ट, इसका इंटरसेप्ट क्या होगा, KH के बराबर होगा। तो स्लोप भी पता चल गया, इंटरसेप्ट भी पता चल गया। तो ग्राफ बनाना तो अब बहुत आसान है। तो देखो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि स्लोप नेगेटिव है तो लाइंस नीचे जाएंगे, इंटरसेप्ट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाई एक्सिस पर कट कर रही है, तो ऊपर से नीचे की तरफ मूव करने वाला ग्राफ करेक्ट माना जाएगा, ठीक है बेटा। अच्छा क्वेश्चन है, बस ये बताने के लिए कि आपको एक्स और वाई एक्सिस दोनों देख लेने चाहिए। नेक्स्ट इसमें कुछ पॉइंट्स हैं बेटा, कि जैसे हीलियम इज यूज्ड टू डाइल्यूट ऑक्सीजन इन डाइविंग apparatus, मतलब जो डाइवर्स होते हैं, डीप डाइवर्स होते हैं, उनके जो सिलेंडर होता है उसके अंदर अपन हीलियम को भी ऐड करते हैं ऑक्सीजन के साथ में, हीलियम को भी ऐड करते हैं ऑक्सीजन के साथ में। तो द अप्रोक्सीमेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गैसेस इन टैंक इज 12% हीलियम, 56% नाइट्रोजन एंड 32% ऑक्सीजन। इसको बोलते हैं ब्रीथिंग मिक्सचर। क्या बोलते हैं बेटा, ब्रीथिंग मिक्सचर। तो इसमें हीलियम क्यों ऐड करी हमने,
helium, we add helium to decrease the nitrogen percentage and density of the breathing mixture. नाइट्रोजन के परसेंटेज को कम करने के लिए और डेंसिटी ऑफ मिक्सचर को कम करने के लिए हीलियम का यूज करते हैं. वाई वी एड हीलियम? हीलियम नाइट्रोजन का परसेंटेज कम करना है और डेंसिटी ऑफ मिक्सचर को भी कम करना है. अब ये नाइट्रोजन का परसेंटेज क्यों कम करना है? वाई वी आर कंसर्न्ड अबाउट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन? तो इसको अपन आगे सीखते हैं बेटा. तो लेकिन अभी के लिए आप ये याद रखेंगे कि ब्रीथिंग मिक्सचर क्या होता है और क्यों अपन हीलियम का एडिशन करते हैं. नेक्स्ट यहां पर हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ. जैसे हम बात कर रहे थे एप्लीकेशंस, जिसमें हम बोल रहे कि हीलियम हमने ऐड करी है डाइविंग अपैरेटस में, तो क्या क्या एप्लीकेशंस हो सकते हैं हेनरी लॉ के रियल लाइफ. तो इसमें पहला अपन ये देखें, टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन सोडा वाटर, बियर एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स, दे आर सील्ड एट वेरी हाई प्रेशर. मतलब बहुत हाई प्रेशर पर अपन CO2 को उन लिक्विड्स के अंदर डिसॉल्व कराते हैं जिससे कि उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है और टेम्परेचर भी कम रखते हैं. ठीक है ना. टेम्परेचर बढ़ने पर सॉल्युबिलिटी कम होती है, CO2 निकलने लग जाएगी बाहर. तो दूसरा है पीपल लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड हैव लेस ऑक्सीजन कंपेयर टू द ग्राउंड. मतलब उनके पास में जैसे जैसे टेम्परेचर जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता है वैसे वैसे डेंसिटी ऑफ गैसेस भी कम हो जाती है, तो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कम होती है. ठीक है ना. जैसे जैसे प्रेशर कम होता है तो due to which they suffer from anoxia in which they lose their ability to think. तो इस प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन अगर माइंड में आपके ब्रेन में कम जाएगी तो उस की वजह से एक प्रॉब्लम होती है, उसको बोलते हैं एनॉक्सिया. एनॉक्सिया एक प्रॉब्लम होती है जिसमें ऑक्सीजन ब्रेन में कम जाती है, उससे क्रिएट होती है. फिर तीसरा जो इसका अगर अपन एप्लीकेशन देखें तो हमें मतलब ये समझ में आना चाहिए कि एनॉक्सिया क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ हेनरी लॉ. फिर अपन तीसरा पढ़ रहे हैं कि इंक्रीज्ड प्रेशर इंक्रीजेस द सॉल्युबिलिटी ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस इन ब्लड. ठीक है ना. तो यहां पर जब हम बात कर रहे थे व्हेन डीप सी डाइवर्स कम टुवर्ड्स द सरफेस द प्रेशर डिक्रीजेस. जैसे ज्यादा डीप में कोई डाइवर चला गया तो गैसेस की सॉल्युबिलिटी उस मतलब बॉडी के अंदर जो ब्लड है उसके अंदर ज्यादा हो जाएगी. अब वो डाइवर एकदम से ऊपर आया, अगर वो ऊपर आया तो क्या होगा, अगर वो ऊपर आया तो क्या होगा बेटा कि जो डिसॉल्व्ड गैसेस है वो एकदम से बाहर आने की कोशिश करेंगी. ठीक है ना. तो एक बबल की फॉर्म में वो बाहर आती हैं. तो यहाँ पर क्या होता है बेटा, नाइट्रोजन गैस जो है ना, वो नाइट्रोजन गैस जो है वो मतलब ब्लड के अंदर डिसॉल्व हो जाती है, तो उसको वो बबल की फॉर्म में जैसे वो बाहर आती है बेटा. तो क्या लिखा है इसमें देखो, टुवर्ड्स द सरफेस the pressure decreases and the dissolved gases are released forming a bubble of nitrogen. नाइट्रोजन की बबल्स बाहर आने लगते हैं ब्लड से, which creates a condition called bends. ये bends की प्रॉब्लम होने लगती है, मतलब आपकी वेन्स से है ना, आपकी स्किन से जो ऑक्सीजन ये नाइट्रोजन गैस है वो बाहर आने लगती है. तो इससे आपकी स्किन या फिर वेन्स डैमेज हो सकती हैं और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग की वजह से अगर वेन्स कट जाती हैं, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है तो आपकी डेथ भी हो सकती है. इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखना है कि नाइट्रोजन जो है वो ब्लड के अंदर कम डिसॉल्व हो. तो इसको बोलते हैं डीकम्प्रेशन सिकनेस. तो बोलते हैं डीकम्प्रेशन सिकनेस. डीकम्प्रेशन यानी जब डाइवर ऊपर आता है तो डीकम्प्रेशन सिकनेस यानी बेंड्स इज एक मेडिकल कंडीशन where bubbles of nitrogen gas accumulated in the joints में या फिर veins में accumulate हो जाते हैं. कौन? नाइट्रोजन के बबल्स. ये ध्यान रखना, बेंड्स में क्या होता है, नाइट्रोजन के बबल्स जो है वो accumulate हो जाते हैं. फिर the person bends over due to the severe pain which is why is known as bends. मतलब पर्सन जैसे मान लीजिए, अगर मान लीजिए ये एल्बो है तो यहाँ पर मतलब वो बबल्स जो है ना यहाँ पे फिट यहाँ पर जॉइंट्स में जाके वो स्टक हो जाते हैं. अब आपका जो हैंड है ना वो मूव नहीं कर सकता है, वो एक तरह से एक बैंड कंडीशन में रह गया, तो ये स्टक हो गया यहाँ पर, तो इसको बोलेंगे बैंड्स. बोलेंगे बेटा बैंड्स. तो ये प्रॉब्लम होती है. तो इसको ये अपन इसको समझ रहे हैं हेनरी लॉ से. ठीक है बेटा. आगे बढ़ रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड PYQ फ्रॉम दिस टॉपिक. तो इसमें
अगर अपन टॉपिक्स की मतलब इसके पीवाईक्यूज की इसमें न्यूमेरिकल्स की बात करें बेटा, तो इसमें सिंपल हेनरी लॉ पे बेस्ड क्या क्या न्यूमेरिकल हो सकते हैं एक बार देखते हैं अपन। तो एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है यहाँ पर, एक क्वेश्चन क्या दिया बेटा, द पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन ओवर अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन containing 6.56 into 10 to power minus 2 ग्राम of ethane is 1 bar। आपको क्या बोला है, पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन ऑफ ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन containing 6.56 into 10 to power minus 2 ग्राम of ethane is 1 bar। यानी इथेन का आपको मास भी दे दिया और उस इथेन का पार्शियल प्रेशर भी दे दिया उस लिक्विड सॉल्यूशन के ऊपर। आपसे क्या पूछा है कि इफ सॉल्यूशन कंटेन्स ग्राम ऑफ इथेन, अगर इथेन का मास ये हो जाए, है ना, यानी कम हो जाए मास, देन व्हाट विल बी द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस जो है वो मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो अब जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो कि मास कम हो रहा है, तो मास कम हो रहा है तो मोल फ्रैक्शन भी कम होगा, और मोल फ्रैक्शन कम होगा तो क्या होगा, पार्शियल प्रेशर भी कम होगा। तो ये कैसे होगा, इसको सॉल्व करते हैं। जैसे हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर कि जो आपका, जैसे इसको ऐसे सीखो कि आपने बोला कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शंस। मोल फ्रैक्शन का मतलब हो गया मोल्स ऑफ गैस, मोल्स ऑफ गैस। अब मोल्स ऑफ गैस को अपन लिख सकते हैं मास डिवाइड बाय मोलर मास। तो मास ऑफ गैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि नहीं होगा प्रेशर। तो अपन ने इस रिलेशन का यूज किया कि यहाँ पर कि एक पर्टिकुलर प्रेशर पर अपन ने मास को कंपेयर कर लिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमको पहले m1 पता है, यानी इनिशियल मास पता है अपन को, फाइनल मास पता है m2, और इनिशियल प्रेशर पता है 1 बार, और अपन P2 निकाल सकते हैं, पार्शियल प्रेशर एट सेकंड कंडीशन। तो सीधा सीधा देखेंगे प्रेशर की वैल्यू कम हो गई, तो अमाउंट कम होने से प्रेशर भी कम हो गया। यही आपका हेनरी लॉ है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा कि इफ N2 gas is bubbled through a water at 293 Kelvin, how many moles of nitrogen gas would dissolve in 1 liter of water? 1 liter of water। तो आपको बताना है कि अगर नाइट्रोजन गैस पानी के अंदर बबल की जाती है तो हाउ मेनी मोल्स ऑफ नाइट्रोजन विल डिसॉल्व इन 1 लीटर वाटर। अब इस ये तो यहाँ तक तो बात सही है, लेकिन कुछ इंफॉर्मेशन और चाहिए हमें। assume that N2 gas exert a partial pressure of 0.987 बार। मतलब आपको बोला है कि जो पार्शियल प्रेशर है नाइट्रोजन का वो कितना है, 0.987 बार है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर KH की वैल्यू भी दी हुई है। अब सबसे पहले ना आपको यहाँ पर यूनिट को देखना है कि KH की यूनिट क्या है, किलो बार, और अगर अपन पार्शियल प्रेशर की यूनिट देखें तो वो किसमें है, बार में है। तो दोनों में डिफरेंस है, दोनों में क्या है, डिफरेंस। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यूनिट को सेम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर अपन देखें तो ये अपना रिलेशन हो गया, बेटा। तो इसमें अपन को देखो पार्शियल प्रेशर पता है गैस का अबो लिक्विड सरफेस, तो अपन को KH की वैल्यू पता है। तो अपन को अगर x N2 मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 मिल जाएगा तो अपन अमाउंट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखो वाटर का अमाउंट आपको दिया है 1 लीटर। अगर 1 लीटर वाटर दिया है और हम मान के चलते हैं कि प्योर वाटर है, तो प्योर वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, 1 ग्राम पर ml, ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ पर 1 लीटर लेता हूँ तो इसको मैं 1000 ग्राम बोल सकता हूँ, 1000 ग्राम वाटर, क्योंकि डेंसिटी कितनी है, 1 ग्राम पर ml, 1 ग्राम पर ml, यानी 1 kg पर लीटर। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं 1 लीटर को क्या लिख सकते हैं, 1000 ग्राम लिख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं इसमें। तो नेक्स्ट यहाँ से अपन को देखो मोल फ्रैक्शन मिल गया। स्टेप नंबर 1 अपन बोल सकते हैं इसको, स्टेप 1 में हमने क्या निकाल लिया, मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन गैस निकाल लिया, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम मोल फ्रैक्शन को क्या लिख सकते हैं, मोल्स ऑफ N2 डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। अब ये जो टोटल मोल्स हैं, ध्यान देंगे अपन, टोटल मोल्स हैं, इसमें दोनों कैसे जाएंगी, मोल्स ऑफ N2 प्लस मोल्स ऑफ वाटर। अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे नोट करनी है कि यहाँ पर मोल्स ऑफ N2 जो है ना
वो टोटल मोल्स के कंपैरिजन में बहुत कम है, क्योंकि इसको मैं 1 से डिवाइड करूंगा, इसको मैं 1 से डिवाइड करूंगा बेटा। तो अगर मैं इसको 1 से डिवाइड कर रहा हूं तो 1 के कंपैरिजन में ये वैल्यू बहुत छोटी है। तो यहाँ पर मैं मोल्स ऑफ नाइट्रोजन को डिनोमिनेटर में वाटर के कंपैरिजन में नेग्लेक्ट कर सकता हूं। तो मेरे को अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर रिलेशन मिल जाएगा मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डिवाइड बाय मोल्स ऑफ वाटर। और मोल्स ऑफ वाटर के लिए अपन क्या बोलेंगे, मोल्स ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर हमने निकाला था 1000 ग्राम। ये कहां से आया 1000 ग्राम बेटा, क्योंकि अपन ने 1 लीटर पानी लिया हुआ है, 1 लीटर पानी मतलब 1000 ग्राम। और अगर डेंसिटी अपन ने 1 ग्राम पर ml मानी है तो, और मोलर मास कितना होता है 18। तो ये सॉल्व करने पे आता है 55.5। कितना आता है बेटा 55.5। तो अपन को मोल्स ऑफ वाटर पता चल गए, अपन को मोल्स ऑफ वाटर पता चल गए बेटा, मोल्स ऑफ वाटर पता है अपन को, और इसमें ये वाली वैल्यू पता है अपन को, इसका रेशियो पता है, तो मोल्स ऑफ N2 निकल जाएंगे। तो देखो, तो मोल्स ऑफ N2, मोल्स ऑफ N2 क्या आएंगे 1.29 इंटू 10 टू पावर -5, 1.29 इंटू 10 टू पावर -5 इंटू मोल्स ऑफ वाटर, मोल्स ऑफ वाटर। मोल्स ऑफ वाटर को हम बोल रहे हैं 1.29 इंटू 10 टू पावर 1.29 इंटू 10 टू पावर -5 इंटू 55.5। तो ये मोल्स ऑफ वाटर नाइट्रोजन आ गए। तो मास ऑफ नाइट्रोजन कितना आ जाएगा 1.29 इंटू 10 टू पावर -5 इंटू 55.55, क्या आएगा 55.55। और मोलर मास नाइट्रोजन का कितना होता है 28, कितना होता है बेटा 28। तो इस पूरे पार्ट को सॉल्व करने से मास ऑफ नाइट्रोजन निकल जाएगा ग्राम्स में। ठीक है, देखो मास ऑफ नाइट्रोजन निकल जाएगा ग्राम्स में। तो यहाँ से अपन ने मोल्स निकाल लिए, मोल्स निकाल लिए नाइट्रोजन गैस के, और यहाँ से अपन इसका मास भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन स्टेट द हेनरी लॉ। हेनरी लॉ हम डिफाइन कर सकते हैं, अभी अभी हमने पढ़ा भी था। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, कैलकुलेट सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2, कैलकुलेट सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2। CO2 की सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 निकालना है। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस P इज इक्वल टू KH x गैस इन लिक्विड। तो x गैस इन लिक्विड जो होता है वही सॉल्युबिलिटी होती है। तो आपसे बोला है कि कैलकुलेट सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन वाटर एट 298 केल्विन अंडर दिस प्रेशर। 760 mm of Hg आपको CO2 का प्रेशर दिया हुआ है और आपको उसकी सॉल्युबिलिटी बतानी है। KH की वैल्यू आपको दी हुई है ना। अब यूनिट का, जैसे मैंने बोला, यूनिट का ध्यान रखना कि KH की जो यूनिट है वही प्रेशर की यूनिट होनी चाहिए। अगर इसकी जगह वो यहाँ पर लिख देता, एग्जामिनर 1 ATM लिख देता, क्योंकि ये 1 ATM की वैल्यू होती है, तो 1 ATM होता, और यहाँ पर आपको mmHg में दिया हुआ है, तो दोनों डिफरेंट है। तो आपको पहले ATM को mmHg में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यूनिट का जरूर ध्यान रखना। तो बस आपको यहाँ पर देखो फॉर्मूले में दो चीजें पता चल गई आपको, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस KH x CO2। तो आपको पार्शियल प्रेशर पता है 760, और आपको KH की वैल्यू पता है, तो x CO2 मिल गया, यही इसकी क्या होती है बेटा सॉल्युबिलिटी होती है। ठीक है ना। तो सॉल्युबिलिटी जैसे हम सीख रहे हैं बेटा, डायरेक्ट अपन निकाल सकते हैं, x की वैल्यू आपको निकालनी है। सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा ये। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ से अपन नेक्स्ट पे पढ़ेंगे वेपर प्रेशर के बारे में। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।